ए के साथ शादी को 3 साल हो चुके थे। एक बार गलती से मैंने हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर कॉफी गिरा दी तो मैं उस डैमेज डॉक्यूमेंट को लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो गया रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने। स्टाफ ने कुछ देर कंप्यूटर पर चेक किया, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, सर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड दिख रहा है। मुझे लगा मैंने गलत सुना, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, ये इम्पॉसिबल है, मैंने और मेरी वाइफ ने यहीं 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था। स्टाफ ने फिर ध्यान से चेक किया, उनका एक्सप्रेशन अजीब हो गया। सिस्टम दिखा रहा है कि आप अनमैरिड हैं, लेकिन मिस यू ऑलरेडी मैरिड हैं। उनका स्पाउस एक और आदमी है जिसका नाम जियो है। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? मेरा दिमाग सुन्न हो गया, कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। सब जानते थे कि यूई और मैं चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। मैं उसके दिल का व्हाइट मूनलाइट था, वह जिसे उसने अपने यूथ में सीक्रेटली क्रश किया था, और जिया ज्यू वह सब्स्टिट्यूट था जिसे उसने तब ढूंढा जब मैं 2 साल के लिए अब्रॉड था। मैं उस फेक मैरिज सर्टिफिकेट को पकड़े जैसे बिना आत्मा का शरीर कार तक चला गया। तभी याजुए का मैसेज आया, हबी मैंने अभी मल्टी बिलियन डील क्लोज की। मैंने रोजेज और तुम्हारे फेवरेट श्रिम्प डम्पलिंग्स खरीदे हैं। आई मिस यू सो मच। डू यू मिस मी? मैं उस मैसेज को देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा, इतना कि आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले 3 साल से वह हर दिन मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उसे मिस करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पहले ही किसी और की लीगल वाइफ बन चुकी थी। मुझे याद आया जब हम छोटे थे, एक बार मुझे कोल्ड हो गया था और मैं किंडरगार्टन नहीं जा पाया। जब उसे पता चला, वह रो पड़ी और खुद भी स्कूल जाने से मना कर दिया, इंसिस्ट करते हुए कि वह घर पर रहकर मेरी देखभाल करेगी। कहती थी कि मेरे बिना उसे डर लगता है। मेरे 15th बर्थडे पर वह पूरी रात बारिश में नीचे खड़ी रही, सिर्फ मुझे सबसे पहले विश करने के लिए। 18 की एज सेरेमोनी पर फायरवर्क्स के नीचे उसने मुझे गले लगाया और कहा, लिनवान जब मैं 22 की हो जाऊंगी हम शादी करेंगे। मैंने कहा ओके। जब मैं पढ़ाई के लिए अब्रॉड गया, उसने मुझे लाल आंखों से गले लगाकर कहा, 2 साल, मैं तुम्हें सिर्फ 2 साल दे रही हूँ, टाइम पूरा होते ही मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। उन 2 सालों में हम लगभग हर दिन वीडियो कॉल करते थे। एक बार मैं थीसिस में बिजी था और 3 दिन कॉल नहीं उठा पाया। जब हमने फिर बात की, वह डिप्रेशन के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी। वीडियो में उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, बेबी तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। जिस दिन मैं वापस आया, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब मैंने क्लब हाउस का दरवाजा खोला तो उसे एक ऐसे आदमी के साथ बैठे देखा जो 70% मेरी तरह दिखता था। मेरे हाथ का बुके जमीन पर गिर गया और मैं मुड़कर चला गया। वह घबराकर मेरे पीछे दौड़ी, बार बार एक्सप्लेन करती रही कि वह सिर्फ सब्स्टिट्यूट है और उनके बीच कुछ नहीं हुआ। आखिर में वह 3 दिन और 3 रात बारिश में खड़ी रही। हाई फीवर और निमोनिया हो गया और बेहोश हो गई। तभी मेरा दिल पिघला और मैंने उसे माफ कर दिया। शादी के बाद मैंने देखा कि उसका असिस्टेंट बदलकर जीयू हो गया था, वही सब्स्टिट्यूट। उसने एक्सप्लेन किया कि जीयू के पेरेंट्स की हेल्थ खराब थी। वह वापस आया और असिस्टेंट के इंटरव्यू में पास हो गया, इसीलिए उसे निकाल नहीं सकती थी। एक बार फिर मैंने सहन कर लिया और आखिर में मैं खुद ही मजाक बन गया। कार विला एरिया में पहुंच गई। मैंने सब कुछ सोच लिया था। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, मैंने लिविंग रूम में यूई और उसकी फ्रेंड की बातचीत सुनी। फ्रेंड ने कहा, मैं अभी जू से हॉस्पिटल में मिलकर आई हूँ, वह ठीक है, बस कुछ स्क्रैचेस हैं, तुम निश्चिंत होकर घर पर लिन्युएन के साथ रह सकती हो। यूई ने भौहें सिकोड़ते हुए सिगरेट बुझा दी और कहा, मैंने कितनी बार कहा है मेरे घर में स्मोकिंग नहीं। लिनुआन को स्मोक की स्मेल पसंद नहीं है। फ्रेंड ने उसे टीज किया और पूछा कि अगर वह उसे सिर्फ सब्स्टिट्यूट मानती है तो जिया ज्यू से मैरिज रजिस्टर क्यों किया। ने कहा, तो क्या हुआ अगर नहीं मानती? पहले मैं सोचती थी कि वह सिर्फ सब्स्टिट्यूट है। लुआन के लौटने के बाद मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं लगभग हर रात उसके सपने देखती थी। इसलिए मैंने उसे असिस्टेंट बनाकर वापस बुलाया। मैं लिनुआन के बिना नहीं रह सकती, लेकिन शू को भी छोड़ नहीं सकती। लुआन खुलकर मेरा हस्बैंड हो सकता है, लेकिन जू सिर्फ शैडोज में रह सकता है। तो अगर मैं उसे एक टाइटल देकर कॉम्पेंसेट कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? फ्रेंड ने आह भरते हुए कहा कि उसे डर है कि मैं सच जान जाऊंगा। यूई ने मजबूती से कहा, तो उसे कभी पता मत चलने देना। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मैंने सोचा था कि मैं अंदर जाकर उसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं मुंह तक नहीं खोल पाया। तो यह है एक्सट्रीम पेन, जैसे दिल को निकाल लिया गया हो, फिर भी वह धड़कता रहे। मुझे याद आया उसका घर से निकलने से पहले किस करना, उसका ड्रंक होने पर मुझ पर डिपेंड करना, मेरे हाथ गर्म करते हुए कही गई बातें। अब समझ आया कि यह सब झूठ था। मैं पहले सोचता था कि शायद उसके पास कुछ छुपी हुई परेशानियां होंगी। अब मुझे समझ आया कि वह एक ही समय में 2 लोगों से प्यार करती थी। क्या उसने नहीं कहा था कि उसे डर है कि मुझे सच पता चल जाएगा? तो अब मैं उसे दिखाऊंगा कि बिना पीछे देखे जाना क्या होता है। मैं मुड़ा और चला गया, 2 काम करते हुए। पहला, अपनी सारी डोमेस्टिक आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया। दूसरा, अपना नाम बदल दिया। स्टाफ ने कहा कि प्रक्रिया 2 हफ्तों में पूरी हो जाएगी। 2 हफ्तों में यूए मुझे फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगी। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। यू के मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस से भरा हुआ। मैंने उन्हें न देखा, न जवाब दिया। जब मैं घर पहुंचा
तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। इजुई ने मुझे देखा और दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। हबी, तुम कहाँ गए थे? मैं घर आई और तुम नहीं मिले। मैं घंटों से इंतजार कर रही थी। मैंने लगभग पूरे शहर को उलट पलट दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। उसकी चिंता बिल्कुल असली लग रही थी। मैंने उसे देखा। मेरा दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ से दबाया जा रहा था। मुझे याद आया जब हाई स्कूल में उसने मैथ कंपटीशन में हिस्सा लिया था। मैंने उसके मैसेज का देर से जवाब दिया और वह एग्जाम छोड़कर मुझे ढूंढने वापस आ गई थी। वह सच में कभी मुझसे इतना प्यार करती थी, लेकिन वह प्यार एक्सक्लूसिव नहीं था। मेरा गला भर आया और मैंने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ चीजें खरीदने गया था, तुम्हें बताना भूल गया, सॉरी। उसने राहत की सांस ली, मुझे गले लगा लिया और कहा कि वह मुझे ब्लेम नहीं करती, वह बस चिंतित थी, और बोली कि वह मेरा फेवरेट स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स और स्टीम्ड सी बैस बनाएगी। जैसे ही वह किचन में गई, उसका फोन बजा। मैंने देखा कि जियू का कॉल था। उसके एक्सप्रेशन में हल्का बदलाव आया। उसने नाइफ नीचे रखा और जल्दी से अपने हाथ पोंछे। कहा कि उसे कंपनी में काम है और उसे जाना होगा। मेरे माथे को किस किया और कहा कि मैं पहले खा लूं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं बाहर गया और टैक्सी लेकर उसका पीछा किया। जैसा कि मैंने सोचा था, वह कंपनी नहीं गई बल्कि हॉस्पिटल पहुंची। वीआईपी वार्ड में पूरे फ्लोर का कॉरिडोर खाली कराया गया था। हॉस्पिटल डायरेक्टर उसके सामने झुककर माफी मांग रहा था। कह रहा था कि वे जियू का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए और वह बाथरूम में गिर गया। याई का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो यह हॉस्पिटल खुला नहीं रहेगा। मैं एक कोने में छिपा खड़ा था, अपने नाखून हथेलियों में गड़ा रहा था। उसकी फ्रेंड ने कहा था कि जियू को बस मामूली खरोंचें आई हैं, फिर भी वह इतनी परेशान थी। वार्ड का दरवाजा खुला। जियू कमजोर हालत में बेड के सहारे बैठा था। उसका चेहरा पीला था। ये तेज कदमों से उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि वह कैसा है और क्या कहीं दर्द हो रहा है। जायू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सॉरी, मैं बहुत केयरलेस था। एक्सीडेंट हुआ, शावर में भी गिर गया। तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया भाई यूएन के साथ। अगर वो ओवरथिंक करे तो ये सब मेरी गलती है। यूई ने उसे हल्के से डांटा, क्या बकवास कर रहे हो? बस ठीक होने पर ध्यान दो। मैं अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। जू ने फिर पूछा, ब्रदर यूएन का क्या? यूई ने बेपरवाही से कहा, मैं संभाल लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर उसने जोड़ा, हम हस्बैंड और वाइफ हैं, क्या मेरा तुम्हारे पास होना नेचुरल नहीं है? हस्बैंड एंड वाइफ, ये शब्द सुनते ही मेरा खून जैसे जम गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मैंने देखा कि यजुई ने अपनी कलाई से बीड्स उतारी, धीरे से काजीज के हाथ में पहनाई और कहा, अब खुद को बैड लक मत कहना, ये बीड्स ब्लेस्ड हैं। मैंने इन्हें 7 साल तक पहना है। अब तुम पहनो, ये तुम्हें सेफ और स्मूथ रखेंगे। जीजू भावुक हो गया और उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। मेरी नजर धुंधली हो रही थी, जैसे मैं गहरे समुद्र में डूब रहा हूँ। वह बीड्स तब की थी जब मैं 18 साल का था। 3 कदम पर एक बो, 9 कदम पर एक कौटाव। पहाड़ के नीचे से मंदिर की चोटी तक घुटनों के बल चढ़कर मैंने इसे मांगा था। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। मैं तब तक घुटनों के बल चढ़ता रहा जब तक मेरे घुटनों से खून नहीं निकलने लगा और हथेलियां छिल नहीं गईं। तब जाकर एबर्ट ने इसे ब्लेस किया। जब मैं वापस आया, यूए ने मेरी हालत देखी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मुझे गले लगाकर कहा, लिनुआन, क्या तुम पागल हो? किसने कहा था तुम्हें इतना सहने के लिए? मैं मुस्कुराया और बीड्स उसकी कलाई पर पहनाते हुए कहा कि यह उसे सुरक्षित रखेगा। उसने मुझे हल्के से किस किया और कहा कि वह इसे हमेशा पहनेगी, लेकिन आज उसने खुद ही वो बीड्स किसी और को दे दिए। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी कुंद चाकू से काटा जा रहा हो। इतना दर्द कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। पता चला उसका फॉरएवर सिर्फ 7 साल का था। मैं मुड़ा और दूर चला गया, लड़खड़ाते हुए। जब मैं घर पहुंचा तब देर रात हो चुकी थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा फोन बजा। ये यी का मैसेज था, हबी, कंपनी में कुछ आ गया है। मुझे कुछ दिनों के लिए अब्रॉड बिजनेस ट्रिप पर जाना है। नाराज मत होना, मैं लौट कर इसकी भरपाई कर दूंगी। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। उंगलियां कांप रही थीं जब मैंने एक लाइन टाइप की, क्या यह कुछ दिनों का बिजनेस ट्रिप है या अपने हस्बैंड के साथ कुछ दिन बिताने जा रही हो? लेकिन आखिर में मैंने उसे डिलीट कर दिया। आंसू मेरी नजर को धुंधला कर रहे थे। फिर मैंने अपना लगेज पैक करना शुरू किया, अपनी पहचान साबित करने वाली हर चीज सूटकेस में इकट्ठा करते हुए। 3 दिन बाद ये वापस आई। उसने गुलाब पकड़े हुए थे, डम्पलिंग्स लाए और मुस्कुराते हुए कहा, हबी, मैं वापस आ गई। मैं लिविंग रूम में खड़ा उसे देख रहा था। वह आगे बढ़ी मुझे गले लगाने के लिए, कहते हुए कि कंपनी ने उसे अब्रॉड जाने के लिए मजबूर किया, मुझसे नाराज न होने को कहती हुई। मैं थोड़ा पीछे हट गया उसके हग से बचने के लिए। शांत स्वर में कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। वह एक पल के लिए ठिठक गई, फिर बोली कि अब वह बिजी नहीं है, मुझे कंफर्ट करना चाहती है, और कहा कि उसने मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। फिर मुझे कार में खींच ले गई। आधे घंटे बाद कार एक थिएटर के सामने रुकी। अंदर मैंने देखा कि पूरा मेन हॉल बुक था।
आसपास लोग फुसफुसा रहे थे कि यूए ने मेरे लिए पूरा थिएटर बुक किया, मेरी पसंदीदा ऑर्केस्ट्रा को बुलाया जिसकी लागत 10 बिलियन से ज्यादा थी। मैं चमकदार रोशनी के नीचे खड़ा था, कानों में सबकी तारीफ गूंज रही थी। मेरी आंखों के सामने यूई की जेंटल स्माइल थी, लेकिन मेरा दिल बेहद ठंडा था। उसने मुझे ग्रैंड रोमांस दिया, लेकिन किसी और को मैरिज टाइटल दिया। मुझे सबकी प्रशंसा में जीने दिया, लेकिन किसी और आदमी को उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर आने दिया। मैं थिएटर की वीआईपी रो में बैठा था, मेरे कानों में मधुर संगीत बज रहा था। ये मेरे पास बैठी थी। उसने मेरा कोट ठीक किया, पूछते हुए कि क्या मुझे ठंड लग रही है। मैंने सिर हिलाया। अचानक मेरे पेट में दर्द उठा और मैं सिकुड़ गया। ये ने तुरंत नोटिस किया, पूछते हुए कि क्या मेरा पेट फिर दर्द कर रहा है। मैंने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा, गिल्टी होकर पूछा कि क्या बहुत दर्द हो रहा है और क्या मैं घर जाना चाहता हूँ। मैंने फिर सिर हिलाया। वह मुझे मना नहीं सकी तो उसे कॉल करके अपने असिस्टेंट से स्टमक मेडिसिन लाने को कहना पड़ा। आधे घंटे बाद जियू आया। उसके हाथ में पेपर बैग था, बाल थोड़े गीले, चेहरा पीला था। उसने लिन फैन को कॉल किया। जियू ने समझाया कि असिस्टेंट लिन एक प्रोजेक्ट नेगोशिएट करने में बिजी थी। उसे डर था कि मैं बहुत दर्द में हूँ और यूजू मेरे इंतजार में एंग्शियस हो जाएगी, इसलिए वह खुद ले आया। यह भी जोड़ते हुए कि बाहर बारिश हो रही थी और वह अम्ब्रेला नहीं लाया, लेकिन उसने सामान को अच्छे से बचा कर रखा। यूई ने पेपर बैग लिया और मुझे देते हुए कहा, चलो मेरे साथ थोड़ा हॉट वाटर लेने चलो। मेडिसिन लेने के बाद मैं रेस्टरूम गया। जब मैं बाहर आया, मुझे यूई कहीं नहीं दिखी। जैसे ही मैं जाने वाला था, मुझे पास वाले रेस्टरूम से आवाजें सुनाई दी। मैं चेक करने गया और अंदर यूई और सायू को देखा। ये दृश्य देखकर मेरे अंदर एक चुभता हुआ दर्द उठा। मुझे हमारी पहली किस याद आई 18 साल की उम्र में। फायरवर्क्स के नीचे उसने सावधानी से पूछा था कि क्या वह मुझे किस कर सकती है। मैं शर्मा गया और सिर हिलाया। वह पंजों पर खड़ी हुई और मुझे धीरे से किस किया, जैसे किसी खजाने को संजो रही हो। मुझे हमारी पहली रात भी याद आई। मैंने खुद को रोका और सहा, उसे हर्ट करने के डर से, और उसने खुद पहल की मेरी मदद करने के लिए। लेकिन अब वह किसी और के साथ एक रेस्ट रूम में इंटीमेट थी। मैं इतना दर्द में था कि ठीक से खड़ा नहीं रह पाया। पीछे लड़खड़ाया और गलती से दीवार के पास रखे डेकोरेटिव वास से टकरा गया। ये की ठंडी आवाज गूंजी, बाहर कौन है? ये मेरे पीछे आई, लेकिन उसे सिर्फ एक तबियत कोने में बैठा दिखा। जिहियू उसके पीछे आया। उसे कहा कि वह मेरे साथ जाए और वह खुद टैक्सी लेकर चला जाएगा। ई ने भौहें सिकोड़ी और कहा, इतनी तेज बारिश में वह उसे टैक्सी लेने नहीं देगी, उसे अपने पास रखना चाहती है। जियू ने फिर मेरा जिक्र किया। ई ने कहा, तुम्हारी वाइफ कौन है? फिर उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। जियू ने धीरे से कहा, तुम। यूई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस थिएटर की ओर ले गई। थिएटर में वापस मैं अभी भी अपनी सीट पर बैठा था, संगीत सुन रहा था। यूई ने राहत की सांस ली, जू को खींचकर मेरे पास बैठाया, समझाते हुए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। जू को भी म्यूजिक सुनना पसंद है, इसलिए मैंने उसे यहीं रख लिया। मैंने हल्की आवाज में हामी भरी, उसे एक्सपोज नहीं किया। पूरे कॉन्सर्ट के दौरान यूए मेरी बहुत ध्यान से देखभाल करती रही। पूछती रही कि क्या मुझे ठंड लग रही है, एयर कंडीशनिंग एडजस्ट करने में मदद करती रही। पूछती रही कि क्या मैं जल्दी घर जाकर आराम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता था उसका लेफ्ट हैंड जाजुस के साथ कसकर इंटरलेस्ड था। मुझे याद आया पहली बार जब हमने हाथ पकड़ा था, 16 साल की एक सर्द रात। वह दीवार चढ़कर मेरे घर के नीचे आई, अपना हाथ बढ़ाया, मुझसे उसे गर्म करने को कहा। मैं हंसा और उसे बेशर्म कहा, लेकिन फिर भी उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कसकर पकड़ लिया, कभी छोड़ा नहीं। तब उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। अब वह एक हाथ से मेरा और दूसरे से किसी और का हाथ पकड़े हुए है। एक आंसू अपने आप गिर पड़ा। यूए ने तुरंत नोटिस किया, अपनी उंगली से मेरे गाल को पोंछा, पूछा क्या हुआ। मैंने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, म्यूजिक बहुत मूविंग है। यूई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में सेंटिमेंटल हो। कॉन्सर्ट खत्म हुआ। यूए ने मुझे जाने नहीं दिया। उसने लोगों से बहुत कीमती इंस्ट्रूमेंट्स का ढेर मंगवाया, कहते हुए मैंने कभी इन इंस्ट्रूमेंट्स की तारीफ की थी, इसलिए उसने सब खरीद ली। स्टाफ भी पास खड़ा था और कह रहा था कि उसने इन इंस्ट्रूमेंट्स को पाने के लिए बहुत मेहनत की। जियू एक तरफ खड़ा था, उसकी नजर थोड़ी अजीब थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि जीजू ने अचानक पास की डेकोरेटिव रोप खींच दी। स्टाफ चिल्लाया, उसे मत खींचो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऊपर का लाइटिंग रिग और साउंड इक्विपमेंट गिरने लगा। उस एक पल में मैंने जल्दी से जियायू को अपनी बाहों में खींचा और साइड में लुढ़क गया। मैं वहीं जड़ हो गया, बेबस होकर देखता रहा कि काली छाया मेरे ऊपर गिर रही है। एक तेज आवाज के साथ भयानक दर्द हुआ और मैं जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वह यूईवीज की घबराई हुई चीख थी, लिनुअन। लेकिन मुझे पता था कि वह जिसको पकड़े हुए थी वह कोई और था। मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। सपने में 14 साल की यीवी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी। उसके होंठ के कोने पर चोट थी, लेकिन उसकी मुस्कान जिद्दी थी। मैंने उसके लिए मेडिसिन लगाया, लाल आंखों से उसे डांटा, लेकिन उसने कैजुअली कहा, कोई मुझे बुली नहीं कर सकता। मुझे अपना फ्यूचर हस्बैंड कहते हुए कहती कि उसके रहते मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता।
सपने में मैं आंसुओं में डूबा उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन वह जैसे सुन ही नहीं रही थी। मेरा हाथ पकड़कर दूर जा रही थी। सीन फिर रियलिटी में बदल गया। यूए ने जू को प्रोटेक्ट किया, मुझे कुचलने के लिए छोड़ दिया। ताज़ा खून ने मेरी नज़र को लाल कर दिया। मैं झटके से जाग गया। आंसू तकिए को भिगो रहे थे। संभलने से पहले मैंने हॉस्पिटल रूम में देखा, जू अपने चेहरे को ढके हुए पछतावे से कह रहा था, मैं क्या करूं? ये सब मेरी गलती है। मुझे वह रोप नहीं खींचनी चाहिए थी। अगर मैं नहीं खींचता, ब्रदर यूएन हर्ट नहीं होता। आप जो भी चाहें वह स्वीकार करेगा। यूई बेबस होकर उसके आंसू पूछ रही थी। सच? शीजू ने सिर हिलाया। मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। यूई मुस्कुराई और उसे वाइफ कहने को कहा। जू हिचकिचाया, फिर धीरे से कहा, वाइफ। यूई ने उसका सिर थपथपाया, उसे अपनी बात सुनने को कहा। उसके पास इसे संभालने का तरीका है, उसे अब चिंता न करने को कहा। च्यू के जाने के बाद मैंने गलती से बेड साइड पर रखा पानी का ग्लास गिरा दिया। आवाज के साथ यूई मुड़ी और देखा कि मैं जाग गया हूँ। वह जल्दी से मेरे पास आई, चिंता से पूछने लगी कि मैं कैसा हूँ, कहीं दर्द तो नहीं, और मेरा हाथ पकड़कर अफसोस से कहा, मैंने उस समय पर्सन को गलत समझ लिया। मैंने आंखें बंद कर लीं, उसे एक्सपोज नहीं किया, बस धीरे से पूछा, जू कहाँ है? यीस का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला, समझाते हुए। उसका मतलब नहीं था, मैंने उसे बहुत सख्ती से पनिश किया है। मुझे अभी का सीन याद आया, सोचते हुए कि क्या यही उसका पनिशमेंट है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने गुस्से में उसे क्वेश्चन नहीं किया, न ही चिल्लाकर आरोप लगाया। मैंने बस शांत स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है। ये ठिठक गई। मेरी आंखों में देखते हुए आखिरकार समझ गई कि मेरे अंदर कुछ गलत है। एक ठहरे हुए पानी की तरह शांत मैंने फिर दोहराया, मुझे भूख लगी है। उसके विचारों को तोड़ते हुए वह बस हल्के से सिर हिला सकी। कहा कि वह मेरे लिए खाना लेने जाएगी। फिर कार कीज उठाई और जल्दी से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही मेरे आंसू अब और नहीं रुके और बहने लगे, लेकिन मैंने तुरंत उन्हें पोंछ दिया। मैंने खिड़की के बाहर देखा। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन वह मेरे दिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। प्यार लोगों को पागल बना देता है, नफरत लोगों को छोड़ने नहीं देती और सीन क्रिएट करवाती है। लेकिन अब मेरे पास यी के लिए न प्यार बचा था न नफरत। ये ने अपना सारा काम छोड़ दिया। हॉस्पिटल में रहकर मेरी देखभाल की, एक कदम भी दूर नहीं गई। अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, मेरे लिए मेडिसिन लगाई। रात के बीच में चेक किया कि कहीं मैंने ब्लैंकेट तो नहीं हटा दिया, लेकिन मैं पूरे समय शांत रहा। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया, यूए ने मेरे लिए एक ग्रैंड बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया, मेरी रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए। बैंक्वेट हॉल शानदार और भव्य था। शैंपेन टावर्स पहाड़ों जितनी ऊंची लगी थीं। गेस्ट सब एडमिरेशन से भरे हुए थे। कुछ कह रहे थे कि वह मुझे हद से ज्यादा स्पॉइल करती है, और गिफ्ट्स सब लिमिटेड एडिशंस थे, कुछ ऑक्शन से हाई प्राइस पर लाए गए थे। मैं भीड़ के बीच खड़ा था, मेरे चेहरे पर एक भी स्माइल नहीं थी। यूए मुझे एक कोने में ले गई, धीरे से पूछा, क्या मैं अभी भी नाराज हूँ? उसने कहा कि उस समय उसने सच में पर्सन को गलत समझ लिया था। मुझसे पूछा कि मुझे उसे माफ करने के लिए उसे क्या करना होगा। वह कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने उसकी तरफ देखा, अचानक हंस पड़ा, कहा, ठीक है, एक्सू को फायर कर दो। याजू का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया, उसकी टोन कुछ नरम हुई। कहा, जू की फैमिली सिचुएशन मुश्किल है, उसके पेरेंट्स बीमार हैं, इतना हार्टलेस होने की जरूरत नहीं। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। अभी उसने कहा था कि वह कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जैसे ही बात जायू की आई, वह अपनी बात से मुकर गई। तभी उसका फोन बजा। ये जायू का कॉल था। फोन पर वह चिल्लाया, प्रेसिडेंट येई, मुझे बचाओ, किसी ने थग्स हायर किए हैं, वे कहते हैं कि वे मुझे मारना चाहते हैं। यी का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसने पूछा, वह कहाँ है? कॉल कट गया। उसने वापस कॉल किया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। उसकी आंखों में चिंता से शक आया, फिर दबा हुआ गुस्सा बन गया। उसने मुझसे पूछा, जियाओ कहाँ है? मेरा दिल कस गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? वह कुछ पल चुप रही, बोली, ये बस इमरजेंसी सिचुएशन है। मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैंने किया? उसने फिर भी साफ जवाब नहीं दिया। मैं अचानक हंस पड़ा, लेकिन मेरी आंखों की गहराई बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने पूछा, तुम्हारा और शिव का रिश्ता आखिर है क्या? वह भौहें चढ़ाकर बोली, अभी यह लाइफ एंड डेथ का मामला है, मुझे जेलस मत बनो। मैंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है ये जेलसी है? उसने गहरी सांस ली, धीरे से पूछा, क्या तुमने किया? मैंने उसे बीच में रोका, मजबूती से कहा, यह मैंने नहीं किया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, और मैंने किसी को उसे छूने के लिए नहीं भेजा। यीजुई पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसने कहा, वह मुझे कभी जानती ही नहीं थी। फिर मेरा हाथ झटक दिया। मैं कुछ कदम लड़खड़ा गया। मेरी कमर टेबल के कोने से टकराई, मेरा माथा डेकोरेशन के किनारे से टकराया। ताजा खून तुरंत बहने लगा। आसपास लोग चिल्लाए, कहने लगे मैं घायल हो गया हूँ, लेकिन यूई बिना पीछे देखे सीधा बाहर चली गई। फोन पर कॉल करते हुए एक्सू की लोकेशन ट्रेस करने का ऑर्डर दे रही थी। मैंने टेबल का कोना पकड़ा और खड़ा हुआ। खून मेरे माथे से बह रहा था, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। दिल के फटने के दर्द के सामने यह छोटी चोट कुछ भी नहीं थी। मैंने उस दिशा में देखा जहां यूजुई गई थी। अचानक हंस पड़ा।
अब उसके दिल और आंखों में सिर्फ शीजू है। जैसे पहले वह मेरे साथ थी, कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने में मदद करना चाहता था। मैंने सिर हिलाया और उन्हें दूर धकेल दिया। अकेले बैंक्वेट हॉल से बाहर चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, पीछे से तेज आवाज आई। मैं मुड़ा और देखा गोल्ड प्लेटेड साइन जिस पर लिखा था, ये लव्स लिन युआन फॉर ऑल इटर्निटी। जमीन पर गिर चुका था, 2 टुकड़ों में टूट गया था। मैंने उस साइन को देखा और अचानक जोर से हंस पड़ा। हंसा जब तक आंसू फिर से नहीं गिर गए। हाँ, क्या तुम्हारी इटर्निटी सच में इतनी छोटी थी? मैं अकेला घर गया। माथे के घाव को साफ करने के बाद मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया। मॉडल्स, रिंग्स और वॉचेस जो यूजुई ने दिए थे, कार्ड्स, उसने लिखे हुए हमारे फोटो एल्बम्स, उससे जुड़ी हर चीज कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रख दी। बार बार नीचे जाकर उन्हें ट्रैश बिन में फेंकता रहा। आखिरी बॉक्स फेंकने के बाद रात की हवा ने बर्फ के टुकड़े मेरे गाल पर उड़ाए। मैं स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा था, सोच रहा था ये सब कितना रिडिकुलस है। जो यादें कभी जूल्स जैसी थीं, अब गार्बेज बन गई थीं। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे सिर पर एक सैक डाल दिया गया। मेरी गर्दन के पीछे तेज दर्द हुआ। सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मैं जागा, मैं अभी भी सैक के अंदर था। मेरे हाथ पीछे बंधे थे। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। सैक के एक गैप से मैंने देखा यूए और जायू एक सोफा पर बैठे थे, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर, बॉडीगार्ड्स से घिरे हुए। एक बॉडीगार्ड ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। वो उन गुंडों का लीडर था जिन्हें मैंने कथित तौर पर जायू को तंग करने के लिए भेजा था। सीआईयू ने ये जीवी का हाथ पकड़ा, धीरे से बोला, जीवी, शायद इसे जाने दो, तुम समय पर आ गई। असल में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ईवी ने तिरस्कार से कहा, नहीं, जू को एक उदाहरण बनाकर समझाना होगा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आखिर समझ आया कि ये सब जुयू ने खुद रचा था। उसने खुद को गुंडों से पिटा हुआ दिखाया, लोगों को रिश्वत देकर यूई को धोखा दिया कि मैं ही उसे तंग करने वाला सरगना हूँ। मैं बेतहाशा संघर्ष करता रहा। यूजूस का नाम पुकारना चाहता था, लेकिन बस कमजोर घुटी हुई आवाजें ही निकल पाईं। च्यू ने दयालु बनने का नाटक करते हुए कहा, इस पर थोड़ा रहम करो, लेकिन यूजुइस की आंखें ठंडी थीं। उसने कहा, रहम नामुमकिन। तुमने उसे तंग करने की हिम्मत की, मैं उसे मौत से भी बदतर अंजाम दिखाऊंगी। अगले ही पल मुझे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर घसीट लिया गया। नीचे 10 मीटर से ज्यादा गहरा स्विमिंग पूल था। ठंडी पानी की सतह फीकी सफेद रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। बोरे में बंद और रस्सी से बंधा हुआ मुझे जोर से नीचे धक्का दिया गया। छपाक! बर्फ जैसा ठंडा पानी तुरंत बोरे में भर गया। भयानक टक्कर से ऐसा लगा जैसे मेरे अंदरूनी अंगों पर हथौड़े से वार हुआ हो। पानी तेजी से मेरी नाक और मुंह में घुस गया, मुझे घोंटते हुए जब तक सब अंधेरा नहीं हो गया। मेरे फेफड़े ऐसे लग रहे थे जैसे अनगिनत सुइयों से चुभ रहे हों। इतना दर्द कि मैं खुद ब खुद सिकुड़ गया। बचाओ, मदद करो! मेरी कमजोर पुकार पानी में डूब गई। बोरा पानी सोख कर और भारी होता गया, जैसे शीशे का बोझ मुझे नीचे खींच रहा हो। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन रस्सी और कसती गई। मुझे लगभग दम घुटने तक जकड़ लिया। तभी जब मेरी चेतना धुंधली पड़ रही थी, अचानक रस्सी खींची गई। मुझे बेरहमी से पानी से बाहर घसीटा गया। खांसी, खांसी। मैं जोर से खांसने लगा। मेरे फेफड़ों से निकला पानी खून के साथ मिलकर बाहर उछला। सांस संभालने का मौका भी नहीं मिला था कि मुझे फिर से नीचे धक्का दिया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर गिरावट बर्फीली गुफा में गिरने जैसी थी। हर बार ऊपर खींचना, जैसे जिंदा चमड़ी उधेड़ना। बार बार ये एक जीवित नरक था। मेरी चेतना धुंधली होती जा रही थी। कानों में बस भनभनाहट रह गई थी। मेरे फेफड़े जल रहे थे, जैसे अगले ही पल फट जाएंगे। मुझे नहीं पता कितनी बार मुझे ऊपर खींचा गया। जीयू आखिर सहन नहीं कर पाया और रुकने को कहा। बस करो जी, उसे और मत यातना दो। ई ने तिरस्कार से कहा, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूँ। उसने बॉडीगार्ड से ली गई लोहे की छड़ उठाई और मेरे पास आई। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की, इसकी कीमत चुकानी होगी। धड़ाम! पहला वार मेरी पीठ पर जोर से पड़ा। मेरा शरीर अचानक ऐसे मुड़ा जैसे बिजली का झटका लगा हो। रीढ़ से उठी भयंकर पीड़ा पूरे शरीर में फैल गई। मैंने मुंह में ठूंसे कपड़े को जोर से दबाया, फिर भी घुटी हुई कराह निकल गई। धड़म, धड़म, धड़म! वार पर वार बिना किसी रहम के गिरते रहे। हर प्रहार ऐसा था जैसे हड्डियां तोड़ देना चाहता हो, अंदरूनी अंगों को फाड़ रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि मुंह के कोनों से गर्म तरल बह रहा है, ठोड़ी से टपक कर जमीन पर गिर रहा है। 9 वार उसने खुद किए। अंत तक मैं दर्द महसूस भी नहीं कर पा रहा था। मेरी चेतना धुंधली हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे चिथड़ों में बदल गया हो, जैसे किसी मीट ग्राइंडर में फेंक दिया गया हो। आखिरी वार के बाद मैं जमीन पर टूटी गुड़िया की तरह पड़ा था। मेरे नीचे खून का तालाब फैलता जा रहा था, कपड़ों को भिगोकर जमीन को लाल कर रहा था। उसने अपने चमकदार लेदर के जूते उठाए और मेरी उंगलियों पर जोर से रख दिए। उंगलियों की हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। मैं दर्द से कांप उठा, लेकिन चीख भी नहीं निकाल पाया। तभी यीवी संतुष्ट होकर अपना पैर हटाया। वो मुड़ी और जीव की बाहों में झुक गई। उसकी लंबी उंगलियां उसके बालों को सहला रही थीं। तुम अभी ऐसे थीं, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? सब ठीक है,
अब खत्म हो गया, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसने बॉडीगार्ड को हाथ हिलाकर जैसे कचरा हटाने को कहा। इसे वापस फेंक दो। इतना कहकर वो जियू को लेकर बिना पीछे देखे चली गई। उसके हाई हील्स खून के तालाब में चलते हुए चिपचिपी आवाज कर रहे थे। मेरे मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा आखिर ढीला हो गया। मैंने अपनी आखिरी ताकत से उसकी नाम को भर्राई आवाज में पुकारा। ये आवाज हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती जैसी कमजोर थी, लेकिन उसने मेरी सारी बची हुई ताकत खत्म कर दी। उसके कदम अचानक रुक गए, लेकिन उसी पल जियू बेहोश होकर उसके कंधे पर झुक गया, उसकी कमर पकड़ ली। जीवी, अचानक मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ये ने तुरंत अपनी नजर हटा ली। अभी की उस झलक को नजरअंदाज करते हुए घबराकर उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगी। वो तेजी से चली गई, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखता रहा। अचानक हंस पड़ा, लगातार हंसता रहा। आंसू खून के साथ बहने लगे। काश उसने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा होता, सिर्फ एक बार, तो उसे पता चल जाता। जिसे उसने अभी आधा मार डाला वही इंसान था जिसे उसने कभी अपनी हथेली पर संभाला था, लेकिन उसने नहीं देखा। उसकी आंखें पूरी तरह स्यायु पर टिकी थीं। जब मुझे होश आया, मैंने खुद को विला के फर्श पर फेंका हुआ पाया, पूरी तरह भीगा हुआ। हड्डियां ऐसे दर्द कर रही थीं जैसे कुचल दी गई हों। मैंने रेंग कर उठने की कोशिश की। हर हरकत मेरी पीठ के घावों को फाड़ रही थी। उंगलियां पहचान से बाहर सूज चुकी थीं। टूटी हुई उंगलियों की हड्डियां डरावने नीले बैंगनी रंग में दिख रही थीं। मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने कांपते हाथों से उसे निकाला। 2 मैसेज थे। पहला यूए का था। हबी, मैं पहले गलत थी। तुम्हारे साथ गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम गलत काम करो। मैं इन दिनों जू की देखभाल के लिए अस्पताल में रहूंगी, इसलिए घर नहीं आऊंगी। जब वो ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे पास वापस आएगा। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। अचानक हंस पड़ा जब तक आंसू नहीं आ गए। कितना मजाक है। उसने मुझे आधा मार डाला, फिर भी मुझे शांति से हबी कह सकती है। उसे ये तक नहीं पता चला कि मैं गायब हूँ। दूसरा मैसेज पहचान रद्द होने की सूचना था। सर, आपकी पहचान रद्द और नाम बदलने की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, आज से लागू। मैंने फोन को कसकर पकड़ा, उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं आखिरकार जा सकता हूँ। मैं मुश्किल से खड़ा हुआ, साफ कपड़े पहने, पहले से पैक किया हुआ सूटकेस उठाया। मैंने घर में अपनी हर चीज ले ली, सिवाय 2 चीजों के। एक ईवेस का कपल नेकलेस था जो 18 साल की उम्र में दिया गया था, जिसके पेंडेंट में माइक्रो ट्रैकर छिपा था। जब उसने दिया था, उसने कहा था, लिन युएन, मैं हर समय जानना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तब मुझे ये प्यारा लगा था। अब बस विडंबना है, शायद उसने इसे लंबे समय से चेक नहीं किया, लेकिन अगर करती तो जान जाती कि उसने खुद मुझे बार बार प्लेटफॉर्म से पूल में धक्का दिया। उसने खुद मुझे 99 बार मारा। उसने खुद मेरी उंगलियां कुचलीं। दूसरी चीज वो प्रेम पत्र थे जो उसने मुझे पाने के लिए लिखे थे। पीले पड़े कागजों का मोटा ढेर, जिसमें अब भी उसकी लड़की जैसी लिखावट थी। लिन युएन, आज तुम्हें सफेद शर्ट में देखकर मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा मर जाऊंगी। लुआन, मेरे ग्रेजुएट होने तक इंतजार करो, हम शादी करेंगे। मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकती। लिनवान, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी, सिर्फ तुम्हें। मैंने उन शब्दों को हल्के से छुआ। अचानक 18 साल की वो याद आई जब उसने लाल आंखों से मुझे गले लगाया था और कहा था, लिनवन, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। वो वादे जो मुझे कभी जागते रखते थे, अब हर शब्द में मजाक लग रहे थे। मैंने नेकलेस और प्रेम पत्र कॉफी टेबल पर रखे, दृढ़ता से मुड़ा और निकल गया। दरवाजे से बाहर जाते समय मैंने अपना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया, अपने अतीत के साथ दफन कर दिया। अब इस दुनिया में वो लीन युएन नहीं है जो ये के लिए आंसू बहाता था। प्लेन उड़ गया। मैंने खिड़की के बाहर शहर की लाइट्स को फीका पड़ते देखा। धुंधली सी 18 साल की याजुए को बादलों पर खड़े मुस्कुराते देखा। अगले ही पल मेरी पसलियों में तेज दर्द उठा। भ्रम टूट गया। मैंने होंठ काट लिए। खून का स्वाद मुंह में फैल गया। सर, क्या आपको मदद चाहिए? मेरे बगल में बैठी महिला ने अपनी मैगजीन नीचे रखी। मेरे माथे पर ठंडे पसीने को देखकर मैंने सिर हिलाया, चेहरा स्कार्फ में और छुपा लिया। स्कार्फ में अब भी बेसमेंट की सीलन भरी गंध थी, एक सस्ती चीज जो मैंने एयरपोर्ट के वॉशरूम से खरीदी थी। मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज धीमी थी, बस थोड़ा चक्कर है। लिंडसे ने इस अजीब से युवक को गौर से देखा। उसने एक बड़ा सा कैमल ट्रेंच कोट पहना था। बाएं हाथ की रिंग फिंगर पर लंबे समय तक अंगूठी पहनने का निशान था। उसका दाहिना हाथ भयानक तरीके से मुड़ा हुआ था। सबसे बेचैन करने वाली बात यह थी कि 26 डीजी के केबिन में भी वो अनजाने में कांप रहा था। मैं एक डॉक्टर हूँ। लिंशी ने एक टिश्यू आगे बढ़ाया। तुम बहुत खराब दिख रहे हो। मैंने टिश्यू लिया, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। मैं कोई निशान नहीं छोड़ सकता था, खासकर अब। लेकिन जैसे ही प्लेन लैंड होगा, यूए मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, चाहे वो दुनिया उलट पुलट कर दे। तभी अचानक मेरे पेट से तेज दर्द उठा। मेरी नजर अंधेरी हो गई। मुझे महसूस हुआ कि गर्म तरल मेरी नाक से बह रहा है। मैंने छूने के लिए हाथ उठाया, लेकिन चमकीले लाल खून से चिपचिपा एहसास हुआ। लिंडसी ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी।
फ्लाइट अटेंडेंट, हमें यहाँ इमरजेंसी मेडिकल मदद चाहिए। मेरी धुंधली नज़र में मैंने उस महिला की पतली उंगलियों को जल्दी से मेरी कॉलर खोलते देखा। अजीब, इस पल मुझे यूई के हाथ याद आए। कल रात उन्हीं हाथों ने जीजू की शर्ट ऐसे ही खोली थी। मुझे लगा जैसे अनगिनत हाथ मुझे उठा रहे हैं, जैसे तूफान में समुद्र पर तैरता हुआ पत्ता। मुझे पूल में धकेले जाने का एहसास याद आया, बर्फ जैसे पानी का मेरे फेफड़ों में भरना, बोरे का मेरे गाल से रगड़ना। सबसे दर्दनाक था यूवी का कहना, मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की, इसकी कीमत चुकानी होगी। हर शब्द ऐसा था जैसे कुंद चाकू मेरे दिल को काट रहा हो। चेतना खोने से पहले आखिरी पल में मैंने अपनी ही कर्कश हंसी सुनी। कितना विडंबनापूर्ण। जिन पसलियों को याई ने खुद तोड़ा वही अब मेरे फेफड़ों को छेद रही हैं। वो हमेशा कहती थी कि मुझे हर नुकसान से बचाएगी, फिर भी वही मुझे सबसे ज्यादा चोट देने वाली बनी। केबिन की लाइट ऊपर झूल रही थी। लिंक्स की शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। ये अजनबी उसकी बाहों में था, धीरे धीरे अपनी जान खो रहा था, और एक अजीब सी भावना उसे चुपचाप देखने नहीं दे रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने धीरे से पूछा, डॉक्टर, क्या हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी चाहिए? कोमोस। मैं अचानक जोर से कांप उठा। लिंग्स ने मुझे संभाला, मुड़कर कहा, एयरपोर्ट से एम्बुलेंस तैयार करने को कहो। मरीज को कई फ्रैक्चर और अंदरूनी ब्लीडिंग है। इससे पहले कि वो पूरी बात कहती, उसकी कलाई अचानक पकड़ ली गई। मेरी सुस्त आंखें एक पल के लिए साफ हो गईं। लायने ने उनमें एक भयानक दृढ़ता देखी। कोई अस्पताल नहीं। हर शब्द के साथ मेरे मुंह के कोनों से खून के बुलबुले निकल रहे थे। मैं आपसे विनती करता हूँ। लिंसी स्तब्ध रह गई, फिर अनजाने में सिर हिला दिया। मेरे पास शहर के बाहर एक नर्सिंग होम है। जब मुझे होश आया तो मुझे एंटीसेप्टिक की गंध आई। धूप पतले पर्दों से छनकर बेड पर गिर रही थी। मैं छत को खाली नजरों से देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। जाग गए। एक कोमल महिला आवाज आई। मैंने सिर घुमाया और शांत आंखों से सामना हुआ। महिला मेडिकल चार्ट पकड़े थी। मुझे जागते देख उसने उसे बंद कर दिया। उसकी आवाज शांत थी। तुम्हें अंदरूनी ब्लीडिंग हुई थी और प्लेन में कोमा में चले गए थे। मैंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया। अब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने सहज रूप से अपने पेट को छुआ। दर्द काफी कम हो गया था, लेकिन अंदर हल्की पीड़ा थी। मैंने होंठ हिलाए। आवाज भारी थी। धन्यवाद। महिला ने सिर हिलाया और मुझे गर्म पानी का गिलास दिया। मेरा नाम लिन एक्सी है। मैं डॉक्टर हूँ। ये मेरा प्राइवेट नर्सिंग होम है, बहुत सुरक्षित। पानी गर्म था। मेरी उंगलियां अनजाने में गिलास को छू रही थीं। मैंने नजरें झुका लीं। कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, ली, मेरा नाम लिन है। मैं नर्सिंग होम में रुक गया। लिनी हर दिन राउंड्स करती थी। जरूरी मेडिकल सवालों के अलावा उसने कभी मेरी निजी बातों में दखल नहीं दिया। एक दिन ड्रेसिंग बदलते समय नर्स से ट्रे टकरा गई। धातु के औजारों के गिरने की आवाज से मैं चौंक गया। शरीर सिमट गया। लेक्स का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने मेरे रुख को देखा, मेरी पसलियों को बचाने की मुद्रा। उसकी नजर मुझ पर घूमी। मेरी कलाई के नीले निशान अभी फीके नहीं पड़े थे। उसने अचानक कहा, ये चोटें किसी हादसे की नहीं है। मेरी सांस अटक गई। लिंग ने जोर नहीं दिया, बस मेरी कॉलर ठीक की। आवाज बहुत हल्की थी। अगर तुम बताना नहीं चाहते तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत हो तो यहाँ के वकील और पुलिस तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने चादर को कसकर पकड़ा और सिर हिला दिया। लिंक्सी ने कुछ नहीं कहा। वो मुड़कर जाने लगी। मैंने अचानक उसे पुकारा। जब वो मुड़ी, मैंने अपने पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई। लेकिन सच में इसकी जरूरत नहीं है। मेरी सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कभी कभी मैं गार्डन में सनबेथ करने के लिए बाहर जाता था। एक दोपहर मैं मीटिंग रूम के पास से गुजरा और अचानक लिंची को किसी से बहस करते हुए सुन लिया। दूसरी पार्टी इस प्राइस को बनाए रखने पर अड़ी थी। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट डेटा साफ दिखाता है कि उनकी वैल्यूएशन रियलिटी से कम 30% ज्यादा है। मेरे कदम जैसे किसी अजीब फोर्स से रुक गए। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सबकी नजरें तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। लिंच ने भौहें सिकोड़ लीं, जिससे मैं होंठ भींच गया। मैंने प्रोजेक्शन स्क्रीन पर फाइनेंशियल रिपोर्ट की तरफ इशारा किया। कुछ पल बाद मैंने बोलना शुरू किया। पेज 3 पर कैश फ्लो फोरकास्ट में प्रॉब्लम है। उन्होंने इस कैलकुलेशन में डेट का एक हिस्सा छुपाया है। असल में प्राइस डिफरेंस को और 15% बढ़ाकर एडजस्ट करना चाहिए। पूरा मीटिंग रूम खामोश हो गया। लिंची कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही। अचानक उसने डॉक्यूमेंट फोल्डर मेरी तरफ सरका दिया। कंटिन्यू करो। अगले दिन लिंडजी ने मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। मर्जर फाइनलाइज हो चुका है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरी कंपनी में स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनकर काम कर सकते हो। मैं हैरान रह गया, फिर अचानक हंस पड़ा। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं कॉर्पोरेट स्पाई हो सकता हूँ? लिंच मेज के किनारे टिक गई, मुझे देखते हुए। उसकी आवाज शांत थी। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। जाहिर है मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरा इंट्यूशन कहता है कि तुम भरोसेमंद हो। वीआईपी वार्ड में एंटीसेप्टिक की गंध पास रखे लिलीज की खुशबू से दब गई थी। यूई बेड के किनारे बैठी थी, हाथ में गरम चिकन सूप का बोल पकड़े हुए। चम्मच धीरे से बोल के किनारे से टकराया। एक हल्की सी क्लिंकिंग आवाज हुई। ज्यू, एक और एसआई पी लो।
उसने चम्मच जियू के होंठों तक ले आई। उसकी आवाज नरम थी, जैसे मिठास टपक रही हो। मैंने इसे 4 घंटे तक सिमर किया है। मैंने सारा ऑयल हटा दिया है। सीआईयू का चेहरा पीला था। उसने हल्की मुस्कान दबाने की कोशिश की। उसके हाथ की तरफ झुककर उसने एक एसआई पी लिया। उसकी आईलैशेस लाइट में शैडो डाल रही थी। चीवी, तुम मेरे साथ यहीं रह रही हो? मिस्टर यान, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज मजबूत थी, जैसे खुद को ही कन्विंस कर रही हो। लिनवान हमेशा इतना अंडरस्टैंडिंग रहता है, लेकिन जब उसने बोल नीचे रखा तो उसका बॉटम ग्लास कॉफी टेबल से टकराया। एक शार्प डिंग की आवाज हुई। ये आवाज जैसे एक कांटे की तरह थी, जो अचानक उसके सिर में चुभ गई। 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन से मेरी कोई खबर नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला। लॉक स्क्रीन जल उठी, जिसमें मेरा शांत सोता हुआ चेहरा दिख रहा था। 5:13 PM। हबी, तुम थोड़ी देर से घर आओगे? 10:47 PM। क्या तुम अभी भी नाराज हो? अगले दिन 9:15 AM। लिनवन, फोन उठाओ। आखिरी मैसेज आज सुबह पर रुक गया था। ग्रीन चैट बबल चैट बॉक्स के ऊपर अकेला लटक रहा था। वो अचानक खड़ी हो गई। मैं बाहर कॉल करने जा रही हूँ। इमरजेंसी एग्जिट कॉरिडोर के आखिर में था। वहां उसने तीसरी बार कॉल बटन दबाया। एक मैकेनिकल फीमेल वॉइस चाइनीज और इंग्लिश में दोहराई, द सब्सक्राइबर इज करंटली अनअवेलेबल। ये आवाज खाली स्टेयरवेल में गूंज रही थी, डरावनी लग रही थी। उसने फिर अपने असिस्टेंट को कॉल किया, श्याओ चेन, अभी विला जाओ। वह एक पल के लिए रुकी। मेरी लोकेशन चेक करने की बात नहीं की, सिर्फ विला की सिक्योरिटी स्टेटस चेक करने को कहा। करीब आधे घंटे बाद असिस्टेंट का मैसेज आया, डायरेक्टर, ये विला सिक्योरिटी सिस्टम नॉर्मल दिखा रहा है, बस किचन वेस्ट डिस्पोजल 3 दिन से नहीं चला है। स्मार्ट होम लॉग्स दिखाते हैं कि आखिरी यूसेज उसी दिन था जब आप घर से निकली थीं। उसने सांस रोक ली। मैं बहुत नीट फ्रीक हूँ। किचन वेस्ट कभी भी ओवरनाइट नहीं छोड़ती। फिंगरप्रिंट लॉक ने एक जाना पहचाना बीप किया। हॉलवे की सेंसर लाइट जल गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ घना अंधेरा था। कोई लाइट ऑन नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला, विला पूरी तरह खामोश था। लिन युआन, उसकी आवाज गूंज उठी। ऊंची सीलिंग वाले लिविंग रूम में कोई जवाब नहीं आया। हवा में रोजेस की हल्की खुशबू पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ठंडी खालीपन की फीलिंग थी। वह मास्टर बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी हार्ट बीट अचानक तेज हो गई। उसके अंदर पैनिक की लहर उठी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें अनजाने में फैल गईं। वार्डरोब पूरी तरह खुली हुई थी। मेरे कपड़ों का एक भी टुकड़ा बाकी नहीं था। ड्रेसिंग टेबल से मेरा कलोन और वो सनग्लासेस भी गायब थे जो मैं हमेशा पहनता था। नाइट स्टैंड पर रखी हमारी फोटो भी गायब थी। सिर्फ खाली फ्रेम बचा था। उसका दिल कस गया। वह जल्दी से स्टडी की तरफ बढ़ी। ड्रॉर खोला। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बैंक कार्ड्स, मेरी मौजूदगी साबित करने वाली हर चीज गायब थी। सिर्फ 2 चीजें टी टेबल पर शांत पड़ी थीं, एक नेकलेस और पीले पड़े लव लेटर्स का एक स्टैक। वह कांपते हाथों से नेकलेस उठाने लगी। ये वही गिफ्ट था जो उसने मुझे मेरे 18th बर्थडे पर दिया था। इतने सालों तक मैंने इसे कभी नहीं उतारा। अब जब मैं बिना किसी निशान के गायब हो गया था, नेकलेस अकेला यहीं छोड़ दिया गया था। वह सबसे बुरी संभावना पर यकीन करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने फोन निकाला और फिर असिस्टेंट को कॉल किया, तुरंत उसकी वेयरअबाउट्स पता करो, हर कनेक्शन इस्तेमाल करो, अगर 3 FT जमीन खोदनी पड़े तो भी उसे ढूंढो। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। उसके कानों में सिर्फ कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज गूंज रही थी। उसने कभी समय को इतना धीरे गुजरते महसूस नहीं किया था। कुछ देर बाद असिस्टेंट की हिचकिचाती आवाज आई, डायरेक्टर, ये मिस्टर लिन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैंसिल कर दी गई है। इन्फॉर्मेशन कैंसल्ड? मैं अचानक अपनी आइडेंटिटी कैंसिल क्यों करूंगा? उसके न होने के दौरान आखिर क्या हुआ था? उसकी आईलैशेस कांपने लगीं। उसका हाथ अनजाने में कस गया, सफेद पड़ गया। हथेली में उठे दर्द ने उसे याद दिलाया, सही, नेकलेस, शायद इसके अंदर कोई क्लू हो। वह मुड़ी और स्टडी में दौड़ी। वीडियो रिकॉर्डिंग खोली, लेकिन फुटेज देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। वीडियो में जीजू एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान थी। सैक में बंद इंसान तड़प रहा था। अचानक फिसलने के उसी पल उसने साफ उस चेहरे को देख लिया। उसकी सांस रुक गई। चेहरा पीला पड़ गया। उलझे बालों से ढका चेहरा, मुंह के कोने से खून बह रहा था। वो मैं था। मैं उसकी तरफ देख रहा था। होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद मुझे धक्का दे दिया। स्प्लैश! पानी में गिरने की आवाज सर्वेलेंस रूम में गूंज उठी। उसके कानों में सिर्फ एक तेज बजती हुई आवाज रह गई। उसने नेकलेस को कसकर पकड़ लिया। उसकी नकल सफेद हो गई। गले में मीठा मेटालिक टेस्ट भर गया। अचानक उसे कुछ समझ आया। उसने प्रोग्रेस बार खींचा। अचानक उसकी उंगली रुक गई। जुस के होठों की मुस्कान इतनी साफ थी जैसे स्क्रीन के पार से उसका मजाक उड़ा रही हो। वह इस अनजान चेहरे को खाली नजरों से घूरती रही। उसकी सांसें भारी होने लगीं। तभी फोन फिर बजा। डायरेक्टर, ये हॉस्पिटल। असिस्टेंट की आवाज आई।
लेकिन उसने बेरहमी से काट दिया। कार तैयार करो। उसकी आवाज इतनी बैठी हुई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। मैं अभी वहां जा रही हूँ। टायर्स सड़क पर चीखते हुए घिसे। चिंता मत करो, वो ट्रेस नहीं कर पाएगी। उस घटिया आदमी के मेडिकल रिकॉर्ड्स मैंने बहुत पहले नष्ट कर दिए थे। विला के सर्वेलेंस कैमरास भी साफ कर दिए गए थे। किसने कहा था उसे अपनी औकात भूलने को? यही सजा है। हर शब्द झर में डूबी सुई की तरह था, जो उसकी आखिरी झूठी उम्मीद को हजार टुकड़ों में चुभ रहा था। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना अंधेरा लिए था। जियू का फोन जमीन पर गिर गया। सीवी, उसकी आवाज हल्की कांपी। याई की आवाज गहरी और भारी थी, जैसे नरक से निकल रही हो। तुम्हें पता था वो लिन युएन था। जियू का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां बेडशीट कसकर पकड़ लीं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। सैक में जो इंसान था, ये ने उसका रिस्ट इतनी ताकत से पकड़ा जैसे हड्डियां तोड़ देगी। जाया की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। जिवी, तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। ये ने उसे नजरअंदाज किया। उसकी खून से भरी आंखें उसे घूर रही थीं। जवाब दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी डरी हुई आवाज टूट गई। मुझे डर था कि वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यूई ने घृणा से उसे देखा। उसका हाथ ऐसे छोड़ा जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। उसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखे फ्रूट नाइफ पर गई। ब्लेड की ठंडी चमक में उसका टूटा हुआ चेहरा दिख रहा था, और साथ ही जीजू की डरी हुई आंखें भी साफ नजर आ रही थीं। तुम नहीं कर सकती। जू घबराकर पीछे हट गया। आईवी स्टैंड गिरकर जमीन पर टकराया। ईवी के ऑफिस जैसी ठंडी सफेद रोशनी में सब कुछ सन्नाटा बन गया। खुले हुए डॉक्यूमेंट्स उसके सामने बिखरे पड़े थे, जिनमें जाजू के मुझे और उसके बीच दरार डालने के सबूत भी शामिल थे। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स भी थे। फोटोज, रिकॉर्डिंग्स, ट्रांसफर हिस्ट्री, यहाँ तक कि उन थग्स की गवाही भी। मिस्टर जी ने हमें हायर किया था। कहा था कि ये सिर्फ एक्टिंग है। हमें अच्छा पेमेंट दिया। उसने कहा था कि हमें बस प्रिटेंड करना है उसे मारने का। असल में उसे छूने का इरादा नहीं था। उसने कहा था कि बस डायरेक्टर येई को यकीन हो जाए तो बाद में बोनस मिलेगा। यू के हाथ सफेद पड़ गए। उसकी आंखों में अंधेरा घूमने लगा। शुरू से अंत तक सब कुछ जियू ने प्लान किया था। फिर भी उसने उस इंसान को जिससे वह गहराई से प्यार करती थी, मुझे खुद अपने हाथों से अंधेरे में धकेल दिया। जब जीजू को बॉडीगार्ड्स ऑफिस में लेकर आए, उसके चेहरे पर अभी भी चापलूसी भरी मुस्कान थी। शिवी, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि डॉक्यूमेंट्स का ढेर उसके चेहरे पर दे मारा गया। एक्सप्लेन। यीविस की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। पेपर्स पूरे फ्लोर पर फैल गए। जियू ने नीचे देखा। फोटोज और बैंक स्टेटमेंट्स की झलक मिली। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वह घबरा गया और उन्हें उठाने बैठ गया। उंगलियां कांप रही थीं। ये जरूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए किया है। ये लिन युएन ही होगा। वो मुझसे नफरत करता है। तो लिन युएन? याजू उसे घूर रही थी। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। उसने ड्रॉर से रिकॉर्डर निकाला और प्ले दबाया। वो घटिया आदमी डिजर्व करता है। किसने कहा था उसे अपनी औकात भूलने को? जियस की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। जियू ने जबरदस्ती एक कठोर मुस्कान बनाई, डॉक्यूमेंट्स को किनारे फेंका और धीरे धीरे यूई के पास आया। जीवी, मुझ पर भरोसा करो। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। ईविस की ठंडी नजरों के सामने उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। मुझ पर भरोसा करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लव? इन्हें शक भरी आवाज में कहा। उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया। तुम ऐसे काम करते हो और फिर भी कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें घिन नहीं आती तो तुम्हें लगता है तुम खुद बहुत अच्छे हो। जू ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों की मासूमियत पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह विकृत नफरत ने ले ली। ये तुम ही थी जिसने मुझे पहले ढूंढा। तुम ही थी जिसने मुझे सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट किया। तुमने मुझे यकीन दिलाया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसने जोर से खुद को छुड़ाया, उसकी नाक की तरफ इशारा किया और ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम अंधी हो? नहीं देख सकती कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? अब ये गहरा प्यार दिखाना किसके लिए है? लिनुअन को तुम्हारी जरूरत बहुत पहले खत्म हो चुकी है। वो सब कुछ छोड़कर दूर भाग जाना पसंद करेगा, बजाय तुम्हारी तरफ एक सेकंड और देखने के। यूइस की प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। उसकी छाती पर जैसे किसी ने भारी हथौड़ा मार दिया। जियू और भी मजाक उड़ाते हुए हंसा। क्या तुम्हें पता है वो जाने से पहले क्या छोड़ कर गया? वो नेकलेस तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट था, सही? तुमने उसके अंदर की कैमरा फुटेज देख ली है ना? हर बार तुम्हारे अपने हाथों से नहीं हुआ था। कुछ सेकंड के लिए हवा पूरी तरह शांत हो गई। वो अचानक हंस पड़ी। वह आराम से खड़ी हुई, जिगू के पास गई, पंजों के बल खड़ी होकर उसके चेहरे को छूने लगी। उसके मूवमेंट्स किसी लवर की तरह जेंटल थे, लेकिन उसकी आंखें डरावनी ठंडी थीं। तुम सही हो, मैं अंधी थी, उसने फुसफुसाया। तो अब गलती सुधारने का समय है। जीजू कुछ समझ पाता उससे पहले ऑफिस का दरवाजा फिर खुला। 2 बॉडीगार्ड सीधे उसके पास आए और उसे खुरदुरी रस्सियों से कसकर बांध दिया। सायस की आंखें फैल गईं। वह जोर से जमीन पर गिरते गिरते बचा। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं वो पैसे लौटा सकता हूँ। यूई पीछे हटी, उसे बिना किसी भाव के देखती रही जब उसके हाथ बांधे जा रहे थे।
क्या तुम्हें लगता है मुझे उस थोड़े से पैसे की परवाह है? वह उसके कान के पास झुकी। उसकी आवाज सांप के जहर जैसी धीमी थी। मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहती हूँ कि मौत से भी बदतर क्या होता है। ये मेंटल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी थी। ठंडी सफेद रोशनी उसकी परछाई को लंबा कर रही थी। उसने फाइल फोल्डर कसकर पकड़ रखा था जिसमें ज्यूस के सालों पुराने क्राइम्स दर्ज थे। पब्लिक फंड्स का एम्बेजलमेंट, कमर्शियल फ्रॉड, इंटेंशनल इंजरी, यहाँ तक कि मुझे फंसाने की साजिश भी। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला। सीयू कोने में दुबका हुआ था, उसका चेहरा बैंडेजेस में लिपटा हुआ। ये सेल्फ हार्म के निशान थे। उसने ऊपर देखा और यही सीवी को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक उभरी। सीवी, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? वह घुटनों के बल कुछ कदम रेंगता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अपनी कमजोर हालत के कारण जमीन पर गिर पड़ा। सी जो फर्श पर पड़ा था, गंदगी से लथपथ, उसकी उंगलियां कसकर इस ड्रेस के किनारे को पकड़ रही थीं। इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसके सामने झुकी, ऊपर से उसे देखती हुई। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। आवाज धीमी लेकिन शांत थी। शिशु, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? सीआईयू कांपते हुए सिर हिलाने लगा। आंसू बहते रहे। मुझे पता है मुझसे गलती हुई। सच में मुझे पता है। गलती? ये ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। फाइल उसके सामने फेंक दी। क्या इसे तुम गलती मानते हो? जायू ने फाइल के कंटेंट की तरफ देखा। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वह बेतहाशा सिर हिलाने लगा। नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। किसी ने मुझे फंसाया है। जी, मुझ पर भरोसा करो। फ्रेमिंग, यूई। वह झुकी और उसका चिन्ह इतनी ताकत से पकड़ा कि हड्डियां टूटने वाली थीं। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी भी तुम्हारे बहाने मानूंगी? उसने छोड़ दिया, हैंडकरचिफ निकाला और घृणा भरे चेहरे से अपने हाथ पोंछे। इस हरकत ने शिव की आंखों में चुभन पैदा कर दी। उसकी प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। वह ई पर झपटा, लेकिन उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वह फिर से जमीन पर गिर गया, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। इजी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? इजी की नजर पूरी तरह ठंडी थी। तुमने ये सब अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए किया। लिन युएन और मेरे बीच जो कुछ था उसे बर्बाद कर दिया। ये मेरे लिए था, तो अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। वह मुड़ी और दरवाजे पर खड़े डॉक्टर को इशारा किया। आज से मैं खुद उसके ट्रीटमेंट प्लान तय करूंगी। डॉक्टर ने सम्मान से नया मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया। ने पहला पेज खोला। उस पर लिखा था, पेशेंट 0487 के लिए ट्रीटमेंट रेजिमेंट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, कंट्रोल्ड मेडिकेशन, लाइफ टाइम कन्फाइनमेंट। जो बेतहाशा तड़पने लगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती येजी। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें कभी लिन युएन की माफी नहीं मिलेगी। इजी बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे जीजू की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थीं। वह हॉलवे में खड़ी हुई और सिगरेट जला ली। धुएं के बीच उसकी आंखें गहरी और समझ से परे थीं। असिस्टेंट सावधानी से आगे आया। डायरेक्टर, ये आपके आदेश के अनुसार जा फैमिली की एसेट्स पूरी तरह फ्रीज कर दी गई हैं। जा सी के पेरेंट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। ये जीवी ने हल्की आवाज में कहा। उसके एम्बेजलमेंट की खबर मीडिया में लीक कर दो। मैं चाहता हूं उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और चला गया। ने सिगरेट बुझाई, खिड़की के बाहर नाइट स्काई की तरफ देखा। वह जानती थी कि ये रिवेंज मेरे झेले दर्द की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम वह जियाओ को किसी और को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देगी। ये उस विला के सामने खड़ी थी जहां हम साथ रहते थे। उसके हाथ में रिकॉर्डिंग थी जिसे वह अनगिनत बार देख चुकी थी, लेकिन सर्वेलेंस डेटा जू ने मिटा दिया था। कोई भी क्लू नहीं बचा था। खोज जारी रखो। उसकी आवाज भारी थी, आंखों में लाल वेन्स उभर आई थीं। चाहे जिंग को उलट पुलट करना पड़े, हमें उसे ढूंढना होगा। असिस्टेंट डरते हुए एक डॉक्यूमेंट लेकर आया। डायरेक्टर, ये मिस्टर यान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैंसिल कर दी गई है। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स भी पूरी तरह मिटा दिए गए हैं। इजुई ने मुट्ठी कस ली। उसकी नकल्स सफेद हो गईं। उसने हर कनेक्शन इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि बड़ा रिवॉर्ड भी अनाउंस किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया हूँ। वह हर उस जगह गई जहां हम कभी साथ गए थे। हाई स्कूल, अम्यूजमेंट पार्क, पहाड़ की चोटी पर मंदिर, यहाँ तक कि विदेश, वो सिटी जहां मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन हर बार वह खाली हाथ लौटी। उसे बार बार सपने आने लगे। सपने में मैं खून के तालाब में खड़ा था, उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। तुमने खुद मुझे नरक में धकेला। जब वह झटके से उठी, ठंडा पसीना उसकी नाइट गाउन को भिगो चुका था। उसका दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा चीर दिया हो। ने सर्च और बढ़ा दी। उसने कंपनी के काम तक नजरअंदाज कर दिए। वह एक कंट्री से दूसरी कंट्री उड़ती रही, उस फेमिलियर सिलुएट को ढूंढने की उम्मीद में। 3 महीने बाद मैं एक कॉर्नर कैफे में खड़ा था, याजी को दूर से देख रहा था। वह एवेन्यू मॉन्टेन पर एक लग्जरी शॉप की विंडो में वेडिंग ड्रेस को खाली नजरों से देख रही थी। मैंने कभी कहा था, मुझे सिंपल वेडिंग पसंद है। नो लेस, नो डायमंड्स, सिर्फ सबसे प्योर व्हाइट। वह खुद पर हल्का सा मुस्कुराई। वो अतीत अब समुद्री झाग की तरह बिखर चुका था। अब उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। अचानक उसकी नजर के कोने से उसे एक जाना पहचाना सा फिगर दिखा। छोटे सुनहरे बाल, लंबा कद, चलने का तरीका बिल्कुल वैसा
जैसा उसके सपनों में उस आदमी का था। उसका दिल कस गया। लगभग इंस्टिंक्ट से वह उसके पीछे दौड़ी। यान लेन यूएन। वह आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे चलता रहा। उसने अपनी रफ्तार तेज की, उसका रिस्ट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। एक पर्पल टाइट ड्रेस पहने वुमन ने उसे गले लगा लिया। पंजों के बल खड़ी होकर उसके कान में कुछ फुसफुसाई, जिससे वह हल्का सा हंस पड़ा। उसका साइड प्रोफाइल दिखा। वह एक पूरी तरह अजनबी चेहरा था। जीवी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई, स्तब्ध। वह मैं नहीं था, बस एक मिलता जुलता सिलुएट था। उसने सुन्न होकर अपने हाथ नीचे गिरा दिए। उसका गला कस गया। तभी फोन बजा। असिस्टेंट की सावधान आवाज आई, प्रेसिडेंट, ये डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। ये शिवी ने आंखें बंद कर लीं। उसने कॉल काट दिया और मुड़कर चली गई। और उसी पल जब वह मुड़ी, मैंने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास नीचे रखा। मेरी नजरें उदासीन थीं, उसकी पीठ पर फिसलती हुई। लिंची ने मेरी नजरों का पीछा किया। क्या वो वही है? मैंने नजर हटा ली और हल्का सा सिर हिला दिया। मैं खड़ा हुआ, लिंची का हाथ थाम लिया। चलो, पार्टी अटेंड करने का समय हो गया है। मैं फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ा था, हल्का सा सिर झुकाकर अपने ईयरलोब पर डायमंड इयरिंग ठीक कर रहा था। मेरे होंठों पर बहुत हल्की मुस्कान थी। ये भी आज इस प्राइवेट पार्टी में आएगी। लिंडसे की आवाज पीछे से आई। उसने शैंपेन का ग्लास आगे बढ़ाया। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह उसी पर है। क्या तुम सिर्फ उसी की वजह से आए हो? मैंने ग्लास लिया। उंगलियां रिम पर हल्के से टैप कर रही थीं। एक साफ आवाज पैदा हुई, तुम ज्यादा सोच रही हो। पार्टी में क्रिस्टल शैंडिलियर्स चमकदार रोशनी फैला रहे थे। मैं शैंपेन पकड़े यूरोपियन कंग्लोमरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कैजुअली बात कर रहा था। मेरी फ्लुएंट फ्रेंच और शार्प बिजनेस इनसाइट्स ने मुझे अटेंशन का सेंटर बना दिया। जब ये हॉल में दाखिल हुई, उसकी नजरें अनजाने में मेरी पीठ पर टिक गईं। मेरे जेस्चर्स में वही परिचित तीखापन था। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, मैं मुड़ा और उसके कंधे से हल्का सा टकराकर निकल गया। उस पल उसे मे रोजेस की बहुत हल्की खुशबू आई। ये अचानक मुड़ी, लेकिन मेरा फिगर भीड़ में गायब हो चुका था। अभी जो जेंटलमैन था वो कौन था? उसने एक वेटर को रोका। उसकी आवाज तन गई थी। वेटर मुस्कुराया और बोला, वो मिस्टर लिन है, इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट फर्म ली के फाउंडर। या इसकी प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। लाए, ये तो साफ लिंग यूएन का अब्रीविएशन है। वह यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उम्मीद रोक नहीं पा रही थी कि मैं वापस आ गया हूँ। ये लिंशी थी, जिसने तीसरी बार आईआईए ग्रुप में मेरी असामान्य रुचि नोटिस की। वह स्टडी डोर पर खड़ी थी, मेरी ऊंची पीठ को देख रही थी, जो डेस्क लैंप के नीचे सीधी और तन गई थी। मेरे हाथ में पेन पेपर पर तेज निशान बना रहा था। ये डेटा एनालाइज करने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी दुश्मन को डिसेक्ट करने जैसा था। ये ग्रुप की रिपोर्ट्स फिर देख रहे हो? लिंशी ने हॉट मिल्क का ग्लास पकड़े अंदर कदम रखा। जानबूझकर अपने कदमों की आवाज साफ की। मेरी उंगली हल्का सा कांपी। मैंने जल्दी से डॉक्यूमेंट बंद कर दिया। बस रूटीन एनालिसिस। मैंने मिल्क लिया। मेरे होंठों पर एक परफेक्ट मुस्कान थी। फ्यूचर कंपटीटर को पहले से स्टडी कर रहा हूँ। लिन ने मेरा झूठ एक्सपोज नहीं किया। हालांकि पिछले 3 महीनों में ये ग्रुप को स्टडी करने की मेरी फ्रीक्वेंसी किसी भी दूसरी कंपनी से कहीं ज्यादा थी। कभी कभी तो पूरी रात जागकर सुबह तक। लेकिन जब भी वह पूछना चाहती, मैं तुरंत टॉपिक बदल देता, खासकर उस पेरिस वाली मुलाकात के बाद। बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार उसने ग्लास टेबल पर रख दिया। कल सुबह जल्दी मीटिंग है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजरें फिर से उन डॉक्यूमेंट्स पर टिक गईं। जब लिंशी ने स्टडी डोर बंद किया, उसने फिर पेन के कागज पर चलने की आवाज सुनी, जैसे किसी जुनून का रूप हो। 3:17 AM एक तेज चीख ने विला की खामोशी को चीर दिया। लिंशी तुरंत बेड से उठ बैठी। उसके डॉक्टर इंस्टिंक्ट्स ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। मेरे बेडरूम से आवाज आई। उसके पास चप्पल पहनने का भी समय नहीं था और वह दौड़ती हुई आई। दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। मैं हेडबोर्ड और दीवार के बीच कोने में सिमटा हुआ था, हाथ अपने ही गले को कसकर पकड़े हुए, चेहरा कागज जैसा सफेद। मेरे पजामे ठंडे पसीने से भीगे हुए थे, मेरी पतली पीठ से चिपके हुए। मेरा पूरा शरीर हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था। लिंशी को सबसे ज्यादा डर मेरी आंखों से लगा। पुतलियां फैली हुई, नजर बिखरी हुई, जैसे किसी ऐसे डरावने दृश्य को देख रही हों जो यहाँ मौजूद ही नहीं था। लिंशी मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गई, बिना सोचे समझे छूने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लिंगुएन, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं। मेरी सांसें तेजी से बढ़ने लगीं, मेरे होंठ भी बैंगनी पड़ने लगे। अक्यूट PTSD अटैक। लिंशी ने जल्दी से डायग्नोसिस किया। उसने धीरे से मेरी कलाई पकड़ी, ठंडा चिपचिपा पसीना महसूस करते हुए। मेरे साथ सांस लो। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर दबाया। इस रिदम को धीरे धीरे महसूस करो।
लिंशी ने जानबूझकर अपनी सांसें धीमी कर दी। उसका सीना लय में ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी हथेली के नीचे मेरी कलाई पर उभरे हुए खुरदरे निशानों की एक रिंग थी। 1 मिनट, 2 मिनट, आखिरकार मेरी सांसें उसकी सांसों के साथ तालमेल बैठाने लगीं। मेरी पुतलियां धीरे धीरे फोकस में लौट आईं। सामने वाले व्यक्ति को साफ देखते ही मैंने अपना हाथ ऐसे खींच लिया जैसे जल गया हो। मैं ठीक हूँ, मैंने भारी आवाज में कहा। एक कंडीशन्ड रिफ्लेक्स की तरह मैंने अपने पजामे की आस्तीन नीचे खींच ली, कलाई ढकते हुए। सॉरी, मुझे बस एक नाइटमेयर आया था। लिंडसे ने इस भद्दे झूठ को उजागर नहीं किया। वह उठी और एक गिलास गुनगुना पानी डालने चली गई। साथ ही पास के डिफ्यूजर में काल्मिंग एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डाल दीं। थोड़ा पानी पियो, उसने मुझे देते हुए कहा, जानबूझकर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। मैं तुम्हारे लिए एक सूखा तौलिया लाती हूँ। जब वह बाथरूम से लौटी, मैं खिड़की के पास वाले सिंगल सोफा पर जा चुका था, दोनों हाथों से गिलास पकड़े हुए। मेरी नजर बाहर की रात पर टिकी हुई थी। चांदनी मेरे चेहरे की प्रोफाइल को उकेर रही थी। झुकी हुई पलकों की छाया मेरी आंखों के नीचे पड़ रही थी। मैं आर्मचेयर पर बैठ गया। लिंशी ने मेरे कंधों पर तौलिया डाल दिया, फिर सामने बैठ गई। क्या तुम उस नाइटमेयर के बारे में बात करना चाहोगे? उसने ऐसे पूछा जैसे कल के मौसम की बात कर रही हो। मेरी उंगलियां गिलास के किनारे से खेलती रहीं। काफी देर तक खामोशी रही। मैंने मुंह खोला। क्या तुम्हें पता है डूबने का एहसास कैसा होता है? लिंशी थोड़ी रुकी। पहले पानी नाक के अंदर भर जाता है, आग की तरह जलता हुआ। मेरी आवाज हल्की थी, जैसे किसी और की कहानी बता रहा हूँ। फिर फेफड़े ऐंठने लगते हैं, सांस लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ पानी जाता है। मैंने ऊपर देखा। सबसे डरावनी बात यह है कि तुम साफ महसूस करते हो कि जिंदगी फिसल रही है, फिर भी बेबस, कुछ नहीं कर सकते। लिन, उसने नोटिस किया कि मेरी बाईं अनामिका उंगली अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थी। वह हड्डी टूटने के बाद की विकृति थी। मैं उठा और डेस्क की तरफ गया। दराज से एक क्राफ्ट पेपर बैग निकाला। तुम्हें ये देखना चाहिए। लिंशी ने उसे लिया, उसका वजन महसूस करते हुए। बाहर निकले फोटो, मेडिकल रिकॉर्ड्स और मैरिज रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी। तो ये तुम्हारा असली है। लिंडसे की आवाज अटक गई। उसके सामने जो था उसने उसे चौंका दिया। मैं खून के तालाब में पड़ा था। मेरे माथे का घाव भयानक था, नीचे के कालीन को लाल रंग में रंगता हुआ। मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा था 3 ब्रोकन रिब्स, राइट इंडेक्स फिंगर, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, प्लूरल यूजन। ये यीवाई की मास्टरपीस है। मेरी आवाज शांत थी। वह मेरी एक्स वाइफ है। नहीं, असल में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने खुद पर हंसते हुए कहा। उसने सोचा कि बोरे में जो व्यक्ति है वह उसके पति को तंग करने वाला ठग है, लेकिन असल में वह मैं था। लिन, उसने अगला पेज पलटा, सर्वेलेंस कैमरा का एक स्क्रीनशॉट देखा। एक औरत बार बार एक बोरे को, जिसमें एक इंसान था, ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे धक्का दे रही थी। पूल के पास जू खड़ा था, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। ज़ियाओ, मैंने उस आदमी की तरफ इशारा किया। वह उसका कानूनी पति था और मैं बस एक मजाक था। लिंच, अब वह समझ गई कि मेरा ए ग्रुप के प्रति जुनून कहाँ से आया। ये सामान्य बिजनेस कंपटीशन नहीं है, ये नफरत है। तो तुम उसे खत्म करना चाहते हो? ये सवाल नहीं था। मैं खिड़की के पास चला गया। चांदनी ने मेरी परछाई को लंबा कर दिया। मैं चाहता हूं कि वह सब कुछ खोने का एहसास चखे। मेरी उंगली खिड़की के शीशे पर चल रही थी। कंपनी खो दे, इज्जत खो दे, खो दे। मेरी आवाज अचानक शांत हो गई। लेन, वह मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। छुआ नहीं, बस चुपचाप खड़ी रही। बदला सच्ची शांति नहीं लाएगा, उसने धीरे से कहा। तो फिर क्या करेगा? मैं अचानक मुड़ा। मेरी आंखों में एक काली आग भड़क उठी। माफी? मैंने अपने पजामे का कॉलर फाड़ दिया, कॉलर बोन के नीचे का एक निशान दिखाते हुए। यह उसने खुद मेटल रॉड से मारा था। 9 बार उसने हर एक को साफ साफ गिना था। लिंशी ने उस निशान को देखा, अचानक हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो, मैं उसके सीने से टिककर ढह गया। मैं तुम्हें रोकने का इरादा नहीं रखती। लिन की ठोड़ी मेरे सिर के ऊपर टिकी थी। मैं बस यह नहीं देखना चाहती कि तुम नफरत में डूब जाओ। उसने धीरे से मेरी विकृत उंगलियों को थामा। ये घाव, ये तुम्हारी जिंदगी को परिभाषित नहीं करने चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लिंडसे को महसूस हुआ कि उसकी छाती पर मेरी शर्ट धीरे धीरे भीग रही थी। खिड़की के बाहर पूरब का आसमान उजाला होने लगा। लिंडसे ने अपनी बाहों में शांत हो चुके व्यक्ति को देखा और एक फैसला लिया। मुझे अपनी योजना दिखाओ, उसने कहा। हर एक डिटेल। मैंने सिर उठाया। मेरी लाल किनारों वाली आंखों में एक दबाव चमका। अगर इससे तुम सच में सब छोड़कर नई शुरुआत कर सको, लिंशी ने मेरे चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सूरज की पहली किरण पर्दों को चीरती हुई अंदर आई। मैं ए ग्रुप के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर चार्ट की ओर इशारा कर रहा था। लिंशी को एक्विजिशन स्ट्रेटेजी समझा रहा था। मेरी आवाज भारी थी, लेकिन मेरी आंखों में फिर से सांप ही लौट आई थी। धूप बिखरे हुए दस्तावेजों पर पड़ रही थी, भीगे और फटे हुए मैरिज सर्टिफिकेट को रोशन करती हुई। मैंने उसे एक पल देखा, फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं लाई ग्रुप की टॉप फ्लोर पर फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा था, पूरे शहर को नीचे देखते हुए। कांच में मेरी परछाई दिख रही थी। मेरी उंगलियां एक गिलास रेड वाइन पकड़े हुए। लाल तरल हल्का सा हिल रहा था, बिल्कुल उसी रंग जैसा उस दिन था
जब मैं खून के तालाब में गिरा था। असिस्टेंट ने दस्तक दी और अंदर आया। सम्मान से एक दस्तावेज पेश किया। प्रेसिडेंट यान, ई ग्रुप का स्टॉक प्राइस और 5% गिर गया है। मार्केट आमतौर पर यू के हाल के फैसलों को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। मैंने दस्तावेज लिया। मेरे होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। बहुत अच्छा। मैंने वायर की हाल की फाइनेंशियल रिपोर्ट पलटी। एक आंकड़े की पंक्ति पर हल्के से टैप किया। यू ने जू द्वारा पहले गबन किए गए डेफिसिट को भरने के लिए अपने नाम की कई एसेट्स बेच दी हैं। आईआईए ग्रुप बॉन्ड्स जिन्हें हम होल्ड कर रहे हैं, उन्हें बेचते रहो। मैंने दस्तावेज बंद किया। आवाज शांत थी। असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन अगर ये ग्रुप बहुत जल्दी गिर गया तो हम भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल का एक हिस्सा खो देंगे। मैंने ऊपर देखा। मेरी आंखों में एक तेज चमक उभरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि यूई कैसे धीरे धीरे सब कुछ खोती है। वो चीजें जिन्हें वह कभी सबसे ज्यादा महत्व देती थी, जैसे मैंने कभी सब कुछ खो दिया था। यूरोप में यूई अपने ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी। स्टॉक प्राइस की लाइन बिना रुके गिर रही थी। शेयर होल्डर्स के फोन लगातार बज रहे थे। वह बेहद चिढ़ गई। सीधे उन्हें म्यूट कर दिया। पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है जो इसे मैनिपुलेट कर रहा है, उसने ठंडे स्वर में असिस्टेंट को आदेश दिया। असिस्टेंट के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। स्विट्जरलैंड की एक नई इन्वेस्टमेंट कंपनी से आने वाले कैपिटल फ्लो को चेक किया गया। बैकग्राउंड बहुत गहरा है। असली कंट्रोलर को फिलहाल ट्रेस नहीं किया जा सका। यूए ने भौहें सिकोड़ लीं। अचानक कुछ याद करते हुए, कंपनी का नाम ली। उसने इस नाम को बार बार बुदबुदाया, जैसे कुछ समझ गई हो। उसकी पुतलियां हल्का कांपने लगीं। यान लिंग युआन। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उंगलियां अनजाने में फाउंटेन पेन को कसकर पकड़ने लगीं। स्याही दस्तावेज पर फैल गई। क्या वो है? क्या वो वापस आ गया है? मैं प्राइवेट रूम में बैठा था। सामने ई ग्रुप का एक व्यक्ति था, फॉर्मर सीएफओ जिंजी। जीलिंगी अपने हाथ रगड़ रहा था। आंखें इधर उधर घूम रही थीं। प्रेसिडेंट यान, जो शर्तें आपने मुझसे वादा की थीं। मैंने हल्की हंसी छोड़ी, एक चेक उसकी तरफ बढ़ाते हुए। ये एडवांस है, काम पूरा होने पर बाकी मिलेगा। जीलिंगी लालच से चेक पर लिखी रकम को देख रहा था। बार बार सिर हिला रहा था। निश्चिंत रहें, ये हाल ही में स्टॉक प्राइस को स्थिर करने के लिए कोर पेटेंट्स को गिरवी रखने की तैयारी कर रहा है। बस मुझे थोड़ा छेड़छाड़ करनी होगी। नहीं, मैंने उसे रोका। आवाज नरम थी, लेकिन उसमें कोई शक नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो। जीलिंगी चौंक गया। क्या उसकी मदद करूं स्टॉक प्राइस स्थिर करने में? उसे ये सोचने दो कि संकट खत्म हो गया है। मैंने रेड वाइन का एक घूंट लिया। मेरी आंखों में ठंडक गहराने लगी। फिर ठीक जब वह सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी, उसे एक घातक वार दो। अगले दिन ई ने स्टॉक प्राइस को अचानक रिकवर होते देखा। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। पता चला कि उसके डायरेक्टर जी ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके कैपिटल इंजेक्ट करवाया है। असिस्टेंट रिपोर्ट देने आया। जी लिंगी। ये कुछ पल चुप रही, फिर ठंडे स्वर में हंस पड़ी। वह ये कनेक्शंस कहाँ से लाया? असिस्टेंट ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन कैपिटल सच में आ गया है। फिलहाल हमारा दबाव कम हो गया है। याजू एक खिड़की के पास चली गई। शहर रात में रोशनी से जगमगा रहा था। उसे बस कुछ गलत महसूस हो रहा था। जाओ, उसकी जांच करो। वह मुड़ी। उसके चेहरे पर स्टॉक प्राइस बढ़ने की कोई राहत नहीं थी। साफ पता करो कि जिंजी ने किन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया। जल्दी करो। खिड़की के बाहर रात गहरी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। मैंने एलजेई द्वारा दिया गया दस्तावेज लिया, उसे देखा और हल्का हंसा। ये सच में शक कर रही है। लिंशी ने भौं उठाई। क्या जाल बंद करना है? अभी थोड़ा इंतजार करो। मैंने दस्तावेज बंद किया। नजर खिड़की के बाहर रात के आसमान पर टिक गई। मैं चाहता हूं कि वह खुद मेरे पास आकर गिड़गिड़ाए, जैसे मैं कभी उससे वापस मुड़ने की भीख मांगता था। हकीकत ने साबित किया, यूविस का अंदेशा गलत नहीं था। जब वाई ग्रुप का स्टॉक प्राइस धीरे धीरे स्थिर हुआ, वही ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पहले से तय हो एक साथ कैपिटल वापस खींचने लगे। वाई ग्रुप का स्टॉक प्राइस अनियंत्रित रूप से गिर गया, यहाँ तक कि एक रिकॉर्ड लो तक पहुंच गया। ये जुअर फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी थी। उसके हाथ धीरे धीरे कसते जा रहे थे। असिस्टेंट पीछे खड़ा था, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। जी लिंगी का क्या हुआ? उससे अब कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। यह शब्द जैसे ही निकले, ऑफिस में मौत जैसी खामोशी छा गई। असिस्टेंट के माथे का पसीना पोंछने पर भी नहीं रुक रहा था। उसने जो पता लगाया था, उसे याद करते हुए बस यही लगा कि एक बार बोल दिया तो उसका करियर भी खत्म हो सकता है। उन ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स का पता चला। आखिरकार वह पल आ ही गया। असिस्टेंट ने आंखें बंद की, हाथ में पकड़ा दस्तावेज डेस्क पर रख दिया। प्रेसिडेंट, यही जांच में पता चला है कि जो कैपिटल इंजेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे अलग अलग कंपनियों के तहत हैं, लेकिन वे सभी कंपनियां लाई के नाम पर हैं। यीवी ने यह सुनते ही एक अजीब सी राहत महसूस की, जैसे उसे पहले से अंदाजा था। उसकी इंट्यूशन ने उसे बताया, लाई ही यनलिंग युएन है। यानलिंग युआन वापस आ चुका है उससे बदला लेने के लिए। जब ऐसा है, यूई लाई कंपनी की बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। उसका सूट थोड़ा सिकुड़ा हुआ, आंखें खून से भरी हुई। वह यहाँ 3 दिनों से इंतजार कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने शालीन लेकिन ठंडे तरीके से उसकी हर अपॉइंटमेंट को ठुकरा दिया।
सिक्योरिटी हर बार उसे रोक देती जब वह अंदर घुसने की कोशिश करती, लेकिन अब वह और सहन नहीं कर सकती थी। रास्ते से हटो, उसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। गार्ड को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। यूई ने उसे जोर से धक्का दिया, सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। आज उसे यानलिंग युएन से मिलना ही था। टॉप फ्लोर ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। मैं फर्श से छत तक की खिड़की के सामने बैठा था, पीठ उसकी तरफ, हाथ में पेन से दस्तावेज पर एक तेज लाइन खींच रहा था। प्रेसिडेंट ये। मैंने सिर नहीं घुमाया। आवाज शांत थी। किसी और की कंपनी में घुसना, मैं पुलिस बुला सकता हूँ। यी की सांस अटक गई। यह आवाज उसने अनगिनत बार सपनों में सुनी थी, अब इतनी पास, फिर भी एक अजनबी की तरह ठंडी। लिंग युआन। वह भारी आवाज में आगे बढ़ी। मैं आखिरकार मुड़ा। पीछे से आती धूप ने मेरी लंबी आकृति को उभारा। मैं और भी ज्यादा हैंडसम हो गया था। बस वह शख्स जो कभी उसे पकड़कर प्यार का इजहार करता था, अब गायब हो चुका था। मैं हूँ, मैंने सुधारा, डेस्क पर रखे नेम प्लेट पर उंगली हल्के से टैप करते हुए। या तुम मुझे प्रेसिडेंट यान कह सकती हो। ई का सीना तेजी से उठ गिर रहा था। मैंने जायू का मामला पूरी तरह जांच लिया है। वह जल्दी से मेरे पास आई, हाथ मेरे डेस्क पर टिकाए। वह खुद ही सब कर रहा था। वो सारे सीन मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे सच में लगा था कि उस साल का ठग तुम्हारे द्वारा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया था। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी आंखों में कोई लहर नहीं थी। यूई की आवाज धीमी होती गई। अगर मुझे पता होता कि वह तुम थे तो मैं अचानक हंस पड़ा। कैसे तुमने मुझे अपने हाथों से उस ऊंचे प्लेटफॉर्म से धक्का दिया? कैसे तुमने मेटल रॉड से मेरी पसलियां तोड़ी? या कैसे तुमने मेरी उंगलियों को कुचल दिया? मैंने रिमोट उठाया, एक बार दबाया। ऑफिस में स्क्रीन धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। इमेज में बोरा नीचे फिसला। मेरा खून से सना पीला चेहरा दिखाई दिया। यूई ठंडी नजरों से उसे देखती खड़ी रही। चू उसके पीछे खड़ा था, होठों पर एक घमंडी मुस्कान टंगी हुई। जब मेटल रॉड नीचे गिरी, मेरा सिकुड़ता हुआ शरीर और दर्द भरी कमजोर चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। याई का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। और सुनना है? मैंने ठोड़ी टिकाते हुए हल्के लहजे में कहा। मेरे पास और भी बहुत है, जैसे वो हिस्सा जब तुमने शू को गले लगाया था और उसे हस्बैंड कहा था। ये कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले ही पल उसके घुटने जोर से जमीन से टकराए। आई एम सॉरी। उसकी आवाज कांप रही थी। उंगलियां मेरी डेस्क के किनारे को कसकर पकड़ रही थीं। मैंने नीचे झुककर उसे देखा। अचानक सब कुछ बेहद हास्यास्पद लगा। कभी ऊंचाई पर बैठी यूई अब मेरे सामने ऐसे घुटनों पर थी जैसे अपना मालिक खो चुका कोई कुत्ता। यही ने आंखें कसकर बंद कर लीं। लंबी खामोशी के बाद उसने सिर उठाया। लिनुएन, क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मैंने ड्रॉर से एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसके सामने सरका दिया। ये ग्रुप शेयर एक्विजिशन अग्रीमेंट, साइन करो। मैंने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे हाथ में जितने भी शेयर्स हैं, मैं उन्हें मार्केट प्राइस पर खरीद लूंगी। वह जड़ हो गई। तुम्हें अपना ग्रुप चाहिए? नहीं। मैं खड़ी हुई। लेदर शूज की आवाज मार्बल फ्लोर पर गूंज उठी। मैं झुककर उंगलियों से कॉन्ट्रैक्ट पर हल्के से टैप करने लगी। मुझे चाहिए कि तुम खुद अपनी आय ग्रुप मुझे सौंपो और फिर बेबस होकर देखो कि मैं उसे टुकड़ों में बर्बाद करती हूँ। यूई की कांपती उंगलियां कॉन्ट्रैक्ट को छू रही थीं। वह जानती थी इसका मतलब क्या है। अगर वह सौंप देती है तो सालों की लेगेसी किसी और की हो जाएगी। अगर नहीं देती तो मुझे वापस पाने का मौका हमेशा के लिए खत्म। मैं उसे संघर्ष करते देख रही थी, लेकिन अब सब कुछ मुझे बेजान लग रहा था। मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ सोचने के लिए। मैं मुड़ी और फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ चल दी। मेरी पीठ ठंडी और दूर थी। लेकिन यूए, ये मत भूलो अभी कि तुम में मुझसे नेगोशिएट करने का कोई हक नहीं है। ये ग्रुप के टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर पूरी सिटी की चमकती रोशनी फैली थी। मैं टेबल के हेड पर बैठी थी। उंगलियां सतह पर हल्के से टैप कर रही थीं। मेरे सामने एसेट डिवीजन अग्रीमेंट्स के ढेर पड़े थे। दोनों तरफ बैठे सीनियर मैनेजर्स जो कभी यी के आदेशों पर झुकते थे, अब सिर झुकाए चुप बैठे थे, जैसे सांस लेने की भी आवाज दबा रहे हों। न्यू एनर्जी डिवीजन बेच दो, मेडिकल सेक्टर लाइन ग्रुप में मर्ज कर दो, बाकी खाली शेल छोड़ दो। मेरी आवाज शांत थी, जैसे मौसम की बात कर रही हूँ। सीएफओ ने सावधानी से पूछा, प्रेसिडेंट यान, तो वी ग्रुप ब्रांड का क्या? मैंने ऊपर देखा। होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। ये ग्रुप। मैं धीरे धीरे खड़ी हुई। जूतों की आवाज मार्बल पर गूंजती हुई, जैसे किसी चेतावनी की घंटी। आज से ये नाम खत्म। मैंने आखिरी डॉक्यूमेंट यूए की तरफ बढ़ा दिया, जो पूरे समय चुप थी। डॉक्यूमेंट उसके सामने सरक गया। कवर पर साफ लिखा था, नोटिस ऑफ पोजीशन एडजस्टमेंट। वह जनरल मैनेजर तो बनी रही, लेकिन सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स छीन लिए गए और अब उसे हर दिन मुझे रिपोर्ट देनी थी। यूई ने उसे घूरा। उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं। मैंने उसे देखा और हंस पड़ी। क्या हुआ प्रेसिडेंट, ये संतुष्ट नहीं हो? पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सन्नाटे में डूबा था। यूई ने धीरे से सिर उठाया। उसकी काली आंखें, जो कभी बाज की तरह तेज थीं, अब फीकी और बेजान थीं, जैसे सारी जिंदगी निकल चुकी हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने फाउंटेन पेन उठाया और साइन कर दिया। प्रेसिडेंट, ये आपकी डेली रिपोर्ट। सेक्रेटरी ने फाइल उसके सामने रखी। आवाज में सम्मान था,
लेकिन आंखों में दया साफ दिख रही थी। यूई ने फाइल खोली, ई ग्रुप मेंटेनेंस प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसमें डिटेल में लिखा था कि कंपनी का साइन दिन में कितनी बार साफ हुआ, ऑफिस प्लांट्स को कब पानी दिया गया, रिसेप्शन पर कितने विजिटर्स आए। उसने आंखें बंद की, फिर अपना नाम साइन कर दिया। ये मेरी शर्त थी, उसे हर दिन ये साइन करना था ताकि साबित हो कि वह इस खाली कंपनी को अब भी चला रही है। एक आउटडोर कैफे में मैं अपनी प्लेट में स्टेक काटने में व्यस्त थी। चाकू पोर्सलेन प्लेट पर फिसलते हुए एक हल्की सी आवाज कर रहा था, तुम्हारा स्टेक काटने का अंदाज अभी भी उतना ही सैवेज है। लिंशी हल्के से हंसी, मेरा प्लेट उठाकर बड़े स्वाभाविक तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगी, जैसे किसी दुश्मन को डिसेक्ट कर रही हो। मैंने भौं उठाई, शायद यही सही है। लिंशी ने प्लेट वापस सरका दी, उसकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ के पीछे छू गईं। बदले का स्वाद कैसा है? मैंने झील की तरफ देखा, जहां सूरज की रोशनी पानी पर टूटकर हजारों सुनहरे टुकड़ों में बिखर रही थी। मेरी कल्पना से ज्यादा खाली, मैंने धीरे से कहा। लिंडी मेरी साइड प्रोफाइल को देखती रही, फिर अचानक बोली, आज रात एक एस्ट्रोनॉमी एग्जीबिशन है, चलोगे? वह हल्का मुस्कुराई। तुमने कहा था बचपन में तुम्हें सबसे ज्यादा स्टारगेजिंग पसंद है। मैं चौंक गया। ये बात मैंने बहुत पहले एक नशे भरी रात में कही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे याद होगा। प्लैनेटेरियम के स्टारी डोम के नीचे मैं ऊपर देख रहा था, जहां सिम्युलेटेड गैलेक्सी धीरे धीरे घूम रही थी। लिंडजी मेरे पीछे खड़ी थी, मेरी पीठ को देखते हुए। वो अक्विला कॉन्स्टलेशन में ऑल्टेयर है, उसने झुककर मेरे कान में धीरे से समझाया। चाइनीज लेजेंड में वो और वेगा साल में सिर्फ एक बार मिल सकते हैं। मैं हल्का हंसा। क्या ये ट्रेजेडी नहीं है? लेकिन कम से कम वो हर साल मिल तो पाते हैं। लिंजी की आवाज बेहद नरम थी, है ना? मैंने सिर घुमाकर उसे देखा, अचानक महसूस किया कि नीली रोशनी में उसकी आईलैशेस असामान्य रूप से लंबी लग रही थीं, जैसे उन पर स्टारडस्ट जमी हो। हमारे बीच की दूरी अनजाने में कम हो रही थी, हम करीब आ रहे थे। तभी पीछे से घोड़े की चीख जैसी आवाज गूंजी। मैं मुड़ा और देखा, यूए सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों में लाल नसें साफ दिख रही थीं। वह हमारे आपस में जुड़े हाथों को घूर रही थी, उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। वो कौन है? प्लैनेटेरियम के कॉरिडोर की लाइट्स ठंडी और सफेद थीं। मैं दीवार से टिक गया, लापरवाही से अपनी कफ ठीक करते हुए बोला, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा प्रेसिडेंट यी? तुम्हारा ये व्यवहार स्टॉकिंग और हैरेसमेंट में आता है। यूए की मुट्ठियां चरमराने लगीं। मैं पूछ रही हूँ, वो कौन है? लिंशी, मैं मुस्कुराया। मेरी पार्टनर, फ्यूचर गर्लफ्रेंड या वाइफ, जैसा तुम समझो। वाइफ शब्द जैसे सीधे ईवी के दिल में चाकू बनकर घुस गया। वह दौड़कर आई और मेरी कलाई पकड़ ली। हमारा अभी डिवोर्स नहीं हुआ। मैंने नीचे उसकी पकड़ को देखा और हंस पड़ा। डिवोर्स? ये मत भूलो, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नकली था। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, फोन खोला और एक डॉक्यूमेंट उसके सामने कर दिया। मैरिज रजिस्ट्रेशन इनवैलिड। क्या याद दिलाऊं? मैं उसके कान के पास झुक गया। मेरी आवाज जहर उगलते सांप जैसी थी। तुम्हारा असली हस्बैंड अभी जेल में है। कि एक कदम पीछे डगमगा गई, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। लिन, वह शैडोज से बाहर आई, एक हाथ जेब में, दूसरा मेरे हाथ को थामे हुए। मिस या, उसकी आवाज शांत थी, अगर आपने मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करना जारी रखा तो मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई करूंगी। मिस यी ने मेरे हाथ पर रखे उसके हाथ को देखा और अचानक उसे याद आया, कभी वो भी ऐसे ही थी। स्कूल के चेरी ब्लॉसम्स के नीचे सबके सामने घोषणा करते हुए, यन लिन युएन मेरा है, कोई उसे छू नहीं सकता। अब रोल्स बदल चुके थे। अब वो खुद वार्निंग सुन रही थी और पहली बार समझ रही थी कि दिल मरोड़ने वाला दर्द कैसा होता है। वापसी के रास्ते कार में मैं खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते शहर को देख रहा था और अचानक बोल पड़ा, क्या मैं अभी बहुत क्रूल था? लिंची एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े थी, दूसरे से मेरे हाथ को ढक लिया। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके मुकाबले ये तो इंटरेस्ट भी नहीं है। मैंने हमारे जुड़े हाथों को देखा और अचानक महसूस किया, पता नहीं कब से, लेकिन अब सिर्फ रिवेंज ही मुझे जिंदा नहीं रख रहा था। सनरूफ धीरे धीरे खुला, ऊपर तारों भरा आसमान दिखने लगा। लिंसे की आवाज रात की हवा में घुल कर आई, देखो वेगा। मैंने ऊपर देखा और पहली बार महसूस किया कि तारों भरा आसमान अकेलापन नहीं देता। हमसे थोड़ी दूर पीछे अंधेरे में खड़ी यूए हमें देख रही थी। लिन युएन, तुम मुझसे नाराज हो ना? उसकी आंखें अंधेरी थीं, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। अचानक बारिश शुरू हो गई। आई ग्रुप बिल्डिंग के सामने की कंक्रीट जमीन बारिश से चमकने लगी। यूए बारिश में घुटनों के बल बैठी थी। उसका सूट पूरी तरह भीग चुका था, लंबे बाल उसके माथे से चिपके थे, उसके घुटने पानी में डूबे थे, लेकिन वह जिद्दी नजरों से टॉप फ्लोर की रोशनी वाली खिड़की को घूर रही थी। मैं जानता था, वह जानती थी कि मैं वहीं हूँ। लिनुएन, उसकी आवाज भारी थी, लगभग गरजती हुई बिजली में डूबती हुई। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, बस एक बार मुझसे मिल लो। बिल्डिंग के रिवॉल्विंग डोर्स धीरे धीरे खुले। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स काले अम्ब्रेलाज लिए बाहर आए। आगे खड़े कैप्टन ने कहा, प्रेसिडेंट लिन ने कहा है, अगर आप ऐसे ही जारी रखती हैं तो हमें कोर्सिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये हल्का मुस्कुराई। बारिश का पानी उसकी ठोड़ी से टपक रहा था। तो उसे कहो खुद नीचे आए और मुझे भगा कर दिखाए।
गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, बेबस होकर वॉकी टॉकी उठाकर इंस्ट्रक्शंस मांगे। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। गार्ड्स हिचकिचाए, फिर एक दूसरे को देखकर अंदर से एक बाल्टी पानी ले आए। अगले ही पल ऊपर से बर्फ मिले ठंडे पानी की पूरी बाल्टी सीधे यूई के सिर पर उड़ेल दी गई। हड्डियों को चीर देने वाली ठंड एक झटके में उसके अंदर तक उतर गई। उसके होंठ तुरंत बेरंग हो गए, पूरा शरीर बेकाबू कांपने लगा। टॉप फ्लोर की खिड़की के सामने खड़ा मैं ये सब ठंडे भाव से देख रहा था। ब्लूटूथ ईयरपीस पर हल्के से टैप करते हुए बोला, यायुए, क्या तुम्हें लगता है ये सफरिंग वाला एक्ट मुझ पर काम करेगा? जब तुमने मेरी हड्डियां तोड़ी थीं, तब मुझे घुटनों पर गिरकर भीख मांगने का मौका भी नहीं मिला था। अगली सुबह जल्दी यूई एक होटल रूम में जागी और पाया कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स लॉक हो चुके हैं। उसका फोन पागलों की तरह वाइब्रेट कर रहा था। स्क्रीन पर बैंक मैनेजर के मिस्ड कॉल्स भरे थे। उसने तुरंत कॉल बैक किया। दूसरी तरफ की आवाज गंभीर थी, मिस यी, आपके पर्सनल अकाउंट्स क्रॉसबेयर पेमेंट सिस्टम द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसमें आपके ओवरसीज ट्रस्ट फंड्स भी शामिल हैं। यू की उंगलियां फोन को कसकर पकड़ते पकड़ते सफेद पड़ गईं। मैं उसे धीरे धीरे डेड एंड की तरफ धकेल रहा था। अब उसके एसेट्स फ्रीज थे। वह होटल का खर्च भी नहीं उठा सकती थी। वह अचानक हल्के से हंसी, एक ऐसी हंसी जैसे रेत आपस में रगड़ खा रही हो। लिन युएन, तुम सच में मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे, लेकिन मेरा रिवेंज अभी खत्म नहीं हुआ था। ग्रुप के ऑल हैंड्स मीटिंग में मैं हेड सीट पर बैठा था। उंगलियां टेबल पर हल्के से टैप कर रही थीं। आज एक स्पेशल सेगमेंट है, मैंने धीरे से कहा, नीचे बैठे लोगों को मुस्कुराकर देखते हुए। आइए वेलकम करें प्रेसिडेंट यी को, जो सबके लिए एक मॉडल बिजनेस ऐसे पढ़ेंगी। ये कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था। हाथ में कसकर पकड़े हुए कुछ पीले पड़े कागज थे। वो वही लव लेटर था जो उसने मुझे 18 की उम्र में लिखा था। हर पेज में उसकी सच्ची कस्में भरी थीं। पढ़ो, मैंने नरमी से कहा, ताकि सब प्रेसिडेंट यी की राइटिंग स्टाइल से सीख सकें। पूरा हॉल खामोश था। ह्वे की उंगलियां हल्के से कांपीं, लेकिन उसने पहला पेज खोल लिया। लिन युएन, आज तुम्हें व्हाइट शर्ट में देखकर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का कि लगा मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज सूखी थी। तीसरे पेज तक पहुंचते पहुंचते उसका गला बुरी तरह कांपने लगा। जब मैं 22 की हो जाऊंगी तो हम शादी करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगी, सिर्फ तुम्हें। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने पूरे 20 सालों के लेटर्स शब्द शब्द पढ़ डाले। आखिरी लाइन खत्म होते ही पूरा हॉल कब्र जैसा शांत हो गया। कुछ फीमेल एम्प्लॉयज की आंखें नम थीं, लेकिन मेरे होठों पर मुस्कान बनी रही और मैंने उसके खत्म करते ही ताली भी बजाई। एक्सेलेंट एक्टिंग। अफसोस, सब झूठ था। यूई ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों की गहराई में कुछ पूरी तरह टूट चुका था। इस इंसिडेंट ने कंपनी के अंदर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। लिंशी दरवाजा खोलकर अंदर आई। एक फाइल जोर से डेस्क पर फेंकी। पेपर्स फैल गए। ऊपर मेडिकल रिकॉर्ड साफ दिख रहा था। यूई, सिवियर डिप्रेशन और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग के सिम्टम्स, इसे देखो। लिंशी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर ये चलता रहा तो वो मर जाएगी। मैंने नीचे अपनी उंगलियों की तरफ देखा। अनजाने में उन्हें हल्का मोड़ लिया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने कॉफी उठाई, एक एसआई पी लिया। आवाज बिल्कुल बेपरवाह थी। तो क्या? लिंशी मुझे घूरती रही, फिर अचानक हंसी, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तो लिनुएन, तुम ऐसे कब बन गए? वह एक कदम आगे बढ़ी। पतली उंगलियां मेडिकल रिकॉर्ड पर थपथपाते हुए भारी आवाज पैदा कर रही थीं। उससे सब कुछ छीन लेना काफी नहीं था। उसे कुत्ते की तरह हर दिन रिपोर्ट करने पर मजबूर करना काफी नहीं था। अब तुम उसे आईसीयू में जाते देखना चाहते हो, तभी सेटिस्फाइड होगे? मेरी आईलैशेस हल्के से कांप गईं। मेरे हाथ में पकड़ा कॉफी कप थोड़ा गर्म हो गया था। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। ये वही सजा है जिसकी वो हकदार है। सच में? लिंडसी अचानक झुक गई। दोनों हाथ मेरी कुर्सी के आर्मरेस्ट्स पर टिकाकर मुझे उस तंग जगह में कैद कर लिया। तो फिर मेरी तरफ देखने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? मेरी सांस अटक गई। लिंडसी की आवाज धीमी हो गई, जिसमें एक अजीब सा इशारा छुपा था। यन लिन युएन, क्या सच ये है कि तुमने उसे अब तक छोड़ा ही नहीं? ऑफिस में सन्नाटा छा गया। बाहर खिड़की पर बारिश ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई काउंटडाउन चल रहा हो। मैंने कप नीचे रखा। टेबल से टकराने की हल्की आवाज गूंजी। मैंने नहीं, लिंडसे हिली नहीं, वही दबाव भरी मुद्रा बनाए रखी। उसकी नजरें मेरे चेहरे को चाकू की तरह काट रही थीं। तो फिर मान क्यों नहीं लेते कि तुम हद से आगे बढ़ चुके हो? मैं अचानक खड़ा हो गया, लगभग उसके सामने आमने सामने। लिंशी, तुम जानती हो मेरे साथ क्या हुआ था? तुम जानती हो उसने? मैं जानती हूँ। लिंची ने बीच में रोका। उसकी आवाज अचानक नरम हो गई। लेकिन अभी के तुम और उस वक्त की यूई में फर्क क्या है? ये शब्द जैसे सीधे चेहरे पर थप्पड़ थे। मैं एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। सीना तेजी से उठने लगा। सही, मैं कब ऐसा बन गया? मेरी आवाज रुक गई। लिंच ने हल्की सांस भरी, हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को छुआ।
अगर नफरत की आग ज्यादा देर तक जले तो वो तुम्हें भी जला देती है। मैंने आंखें बंद कर लीं। एक आंसू चुपचाप गिर गया। तभी धड़ाम, ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। सेक्रेटरी घबराई हुई अंदर आई। प्रेसिडेंट यान, ग्रुप के ओल्ड गार्ड ने 3 प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ अलायंस कर लिया है। वो हमारी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मलिशियस तरीके से एक्वायर कर रहे हैं। मैं तुरंत संभल गया। कब से? बस आधे घंटे पहले। उन्होंने ऑलरेडी 12% शेयर्स जमा कर लिए हैं और अभी भी खरीद रहे हैं। सेक्रेटरी ने टैबलेट आगे किया। ये रहा रिंग लीडर। स्क्रीन पर ये ग्रुप का फॉर्मर सीएफओ इंटरव्यू दे रहा था, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। एल्विस एक्विजिशन मेथड्स पहले से ही कंट्रोवर्शियल थे। हम बस गड़बड़ी साफ कर रहे हैं। जो हमारा है वो वापस ले रहे हैं। मैंने मुट्ठियां भींच लीं, नाखून हथेलियों में ढंस गए। जी लिंगी, वही सीएफओ जिसे मैंने ब्राइब देकर डबल एजेंट बनाया था। तुरंत काउंटर मेजर्स के लिए मीटिंग बुलाओ और फंडिंग सोर्स पता करो। मैंने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जरूरत नहीं, लिंशी ने अचानक रोका। ये लिंगी शायद शुरू से ही तुम्हारे हाथ नहीं था। मैंने तेज नजर से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? लिंशी ने सिर हिलाया। आंखों में जटिलता थी। तुम सोचते थे वो तुम्हारा आदमी है? सबसे बड़ा सच ये है, वो किसी का नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर ऐसा है तो मामला जितना सोचा था उससे आसान है। मैंने तुरंत कोट उठाया। कार तैयार करो, वाई ग्रुप चलते हैं। लिन वह भौहें चढ़ाकर बोली, क्यों जा रहे हो? मैंने पीछे देखे बिना कहा, ईवी को ढूंढने। जब मैंने दरवाजा खोला, ईवी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी। उसकी पतली पीठ एक परछाई जैसी लग रही थी। आवाज सुनकर उसने धीरे से मुड़कर देखा। आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी, फिर तुरंत वहीं ठंडी खामोशी लौट आई। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, क्या प्रेसिडेंट यान खुद इंस्पेक्शन के लिए आई हैं? मैं सीधा उसके पास गया, टैबलेट उसके सामने सरका दिया। इसका एक्सप्लेन करो। ये ने स्क्रीन पर नजर डाली, हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए बोली, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। गी तुम्हारा आदमी है? था, ये ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे मैं कभी तुम्हारी थी। मेरी सांस रुक गई। हम कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। मैंने अचानक गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मिलकर इसे सुलझाओ। यूई चौंक गई। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। कांच पर बहती धारियां आंसुओं जैसी लग रही थीं। क्यों? उसने धीरे से पूछा। कुछ पल की खामोशी, फिर मैंने जवाब दिया, जो मुझे खुद भी हैरान कर गया। क्योंकि सिर्फ तुम समझती हो कि ई ग्रुप का ओल्ड गार्ड कैसे काम करता है। ये पूरी सच्चाई नहीं थी। आधे से ज्यादा पुराने स्टाफ अब भी मेरे कंट्रोल में थे, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता था कि उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद मेरे अंदर कुछ टूट गया था। ये मुझे लंबे समय तक देखती रही, फिर अचानक मुस्कुराई, थकी हुई लेकिन शांत मुस्कान। ठीक है। वह मुड़ी, ड्रॉर से एक फाइल निकाली और मुझे थमा दी। ये वाई ग्रुप के ओल्ड गार्ड के रिलेशनशिप नेटवर्क और उनकी वीकनेसेस हैं जो मैंने कंपाइल की हैं। तुम्हारे लिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए काफी है। मैंने डॉक्यूमेंट खोला, मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। ये फाइल बेहद डिटेल्ड थी और साफ था कि ये हाल ही में तैयार नहीं की गई थी। तुमने ये दिन पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। यूए ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कोट रैक से अपना सूट जैकेट उतार लिया। चलते हैं। जब तक मुझे याद है कि प्रेसिडेंट कैसे बनना है। यी की पीठ सीधी थी, जैसे उसके पुराने दिनों की धार एक पल के लिए वापस आ गई हो। शायद ये आखिरी चीज थी जो वो उसके लिए कर सकती थी। ये ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने आखिरी डॉक्यूमेंट लंबी टेबल के अंत में सरका दिया। आपकी सेवरेंस पे ट्रांसफर कर दी गई है। मैंने चारों तरफ बैठे पुराने लोगों को देखा। आवाज शांत थी। आज से ये ग्रुप और आप सबका कोई संबंध नहीं रहेगा। सीएफओ कांपते हुए बोला, प्रेसिडेंट यान, हमने वी फैमिली के साथ 30 साल बिताए हैं, इसीलिए आपको डबल कॉम्पेंसेशन मिल रही है ताकि आप सम्मान के साथ जा सकें। मैंने टेबल पर हल्का टैप किया, वरना जू की तरह जेल में बैठकर सोइंग मशीन गिनते हुए दिन काटने पड़ते। कॉन्फ्रेंस रूम तुरंत खामोश हो गया। कोने में ये सिर झुकाए बैठी थी। उसके सूट जैकेट की सिलवटें अब भी पिछली रात की बारिश से नम थीं। पूरे मीटिंग में वो एक बेजान शरीर की तरह चुप रही। सबके जाने के बाद भी यूई वहीं बिना हिले बैठी रही। कुछ और? मैंने फाइल बंद करते हुए पूछा। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर फाइल पर दबाव डाला। उसकी नकल्स सफेद पड़ गईं। क्या सच में हमारे बीच कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची? मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी, जहां कल रात शीशा तोड़ने से नई चोट लगी थी। मुझे याद आया, सालों पहले टीनेज ये दीवार चढ़कर मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाती थी। लोहे की जाली से उसके हाथ कट जाते थे, लेकिन वो हंसकर कहती थी, दर्द नहीं होता। तुम जानती हो उस दिन बोरे में पड़े हुए मैं क्या सोच रहा था? मैंने धीरे से कहा, मैं सोच रहा था अगर तुम बस एक बार मुड़कर मुझे देख लेती। यूई की प्यूपिल जोर से सिकुड़ गईं, लेकिन तुमने नहीं देखा। मैंने फाइल वापस खींच ली। तो मेरा जवाब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिंक्स की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। वो सही थी। रिवेंज का सबसे अच्छा अंत पूरी तरह भूल जाना होता है। मैं मुड़ा और फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ चल दिया। बादलों को चीरती धूप मेरे शरीर पर हल्की सुनहरी परत डाल रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से एक वीडियो मिला। उसमें ये पत्थर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल थी। उसका माथा ग्रीनस्टोन स्लैब से लगा हुआ था। 3 सीढ़ियां, एक प्रणाम।
सीढ़ियां गहरे लाल खून से दागी हुई थीं। उसके घुटने पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। ये उसी मंदिर की आवाज है जहां आपने उसके लिए प्रेयर बीड्स मांगे थे, असिस्टेंट धीमी आवाज में रिपोर्ट कर रहा था। प्रेसिडेंट ये 3 दिनों से घुटनों पर हैं। एबट कहता है वो सब कुछ पलटने की भीख मांग रही है। मैंने वीडियो बंद कर दिया। अब उसके बारे में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मैं सेफ के पास गया, एक शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट निकाला। साइन करने के बाद एक पल रुका, फिर एक स्टिकी नोट निकाला। पेन कुछ देर तक हवा में ठहरा रहा। फिर मैंने सिर्फ 3 शब्द लिखे, ऑल डेट्स क्लियर्ड। जब यूई को ये डॉक्यूमेंट्स मिले, वो मंदिर के मेडिटेशन रूम में लेटी थी। उसे तेज बुखार था, पूरी तरह बेहोश। एबट ने आह भरी और उसके पास गर्म चाय रखी। बेनिफैक्टर, ऑब्सेशन सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी चोट पहुंचाता है। उसने कांपते हुए डॉक्यूमेंट खोला। शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट बाहर फिसल आया। खिड़की से आई हवा ने स्टिकी नोट को उड़ा दिया और वो धीरे से उसके सीने पर आ गिरा। अपनी धुंधली यादों में उसे वो दिन याद आया जब वो 20 साल की थी। मैं बर्फ में उसका इंतजार कर रहा था। मेरी नाक ठंड से लाल हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराकर बोला था, आखिर तुम आ गई। लेकिन अब मैं इंतजार खत्म कर चुका हूँ। खिड़की के बाहर जिंगडोंग में उस साल की पहली बर्फ चुपचाप गिर रही थी। लिंक्स की कार सबर्ब्स में एक सफेद इमारत के सामने रुकती है। मैं इसे पूरा होने तक छुपाना चाहती थी। वह मेरे लिए कार डोर खोलती है। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी हथेली को छूती हैं। लेकिन कोई है जो इन दिनों बहुत वर्कहॉलिक हो गया है। डेट के लिए वक्त ही नहीं। मैंने भौं उठाई। डॉक्टर लिन, क्या तुम शिकायत कर रही हो? ये शिकायत नहीं, एक्यूजेशन है। उसने ऊपर देखकर हल्के से मेरे ईयरलोब को काटा। तुमने मुझे 3 दिन और 7 घंटे तक इग्नोर किया है। इमारत के अंदर रोशनी चकाचौंध कर रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक क्रिस्टल प्लाक लाल कपड़े से ढका हुआ था। लिंक अचानक पीछे से मेरी आंखें ढक लेती हैं। 3 सेकंड का काउंटडाउन। अंधेरे में मुझे कपड़ा गिरने की आवाज सुनाई देती है। अब देखो, लाल कपड़ा जमीन पर गिरता है और प्लाक सामने आता है। यनलिंग यूएन ट्रॉमा मेडिसिन रिसर्च सेंटर, रोशनी में चमकता हुआ। इसका सारा प्रॉफिट ट्रॉमा सीक्वली की रिसर्च में जाएगा, उन पुराने जख्मों के लिए भी जो तुम्हारे घुटनों पर हैं। लिनक्स की सांस मेरे कान के पास से गुजरती है। मैं प्लाक को घूरता रह जाता हूँ। गला अचानक भारी हो जाता है। सालों पहले बीड्स के लिए घुटनों के बल प्रार्थना करने से जो निशान पड़े थे, उसे सब याद था। मुझे नहीं पता ये इत्तेफाक था या नहीं, लेकिन सेंटर के लाउंज की फ्लोर टू सीलिंग विंडो सीधे पुराने ई ग्रुप बिल्डिंग की तरफ थी। मैं नीचे डेटा देख रहा था, तभी सीलिंग पर एक चलता हुआ लाइट स्पॉट नजर आया। ऊपर देखा तो सफेद दीवार पर नीले फ्लोरेसेंट शब्द चमक रहे थे। लिंग्युआन, पतंग पेड़ में फंस गई है। मैं जड़ हो गया। ये वही कोड था जो यूई ने 16 साल की उम्र में बनाया था। उस दिन वो मेरे लिए पतंग उतारते हुए गिर गई थी। उसका हाथ टूट गया था। फिर भी वो मुस्कुराकर बोली थी, लिन युएन, मत रो, मुझे दर्द नहीं हो रहा। सामने की इमारत की छत पर एक पतली सी आकृति रेलिंग के सहारे खड़ी थी, हाथ में लेजर पॉइंटर। इतनी दूर से भी मैं पहचान गया, वो यूई थी। उसने वही यूनिफॉर्म जैकेट पहनी थी जैसे हम जेल से निकलने के बाद पहना करते थे, एक जिद्दी भूत की तरह। लाइट स्पॉट फिर हिला और नए शब्द उभरे, इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैंने 3 सेकंड तक देखा, फिर उठकर कर्टन्स बंद कर दिए। कमरा तुरंत अंधेरे में डूब गया। मैंने लिंसी को कॉल किया, तुरंत लाउंज में आओ और वो रिंग भी लाना जो तुमने चेंजिंग रूम के दूसरे ड्रॉर में छुपाई है। मेरी आवाज अजीब तरह से शांत थी। दूसरी तरफ टूल्स गिरने की आवाज आई। तुम्हें कब से पता था? लिनक्स की सांस तेज हो रही थी। मैंने कर्टन की दरार से आती रोशनी को देखा। होंठ हल्के से मुड़े। पिछली बार जब तुमने मेरी फिंगर सीक्रेटली मेजर की थी, चॉक डस्ट पूरा हाथ पर लग गया था। सामने से लेजर बीम कर्टन्स को भेदने की कोशिश कर रही थी। फर्श पर हल्की रोशनी बन रही थी। मैंने उस रोशनी पर पैर रख दिया। बाहर कदमों की आहट पास आ रही थी। लिनी, मैंने अचानक उसका पूरा नाम लिया। मुझे अभी यहीं चाहिए। दरवाजा जोर से खुला। वो वेलवेट रिंग बॉक्स को कसकर पकड़े हुए थी। सांस फूल रही थी, आंखें चमक रही थीं। मेरे पैरों के नीचे लेजर लाइट एक बार झिलमिलाई, फिर पूरी तरह बुझ गई। मेरी शादी लगभग प्लान के मुताबिक ही हुई, कोई भव्य रस्में नहीं। एल्प्स के स्टार गेजिंग प्लेटफॉर्म पर मैंने उसका हाथ थामा और रिंग्स एक्सचेंज की। नीचे सिर्फ 10 करीबी लोग थे। शैंपेन ग्लासेस की टकराने की आवाज पहाड़ी हवा में मिलकर टूटते सितारों जैसी लग रही थी। मुझे लगा तुम्हें ग्रैंड वेडिंग चाहिए। मैंने झुककर उसे चूमा। लीनी ने मिल्की वे की तरफ देखा। जो कभी सेंटर ऑफ अटेंशन रहे हों वही जानते हैं कि शांति कितनी कीमती होती है। वेटर ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आया। उनमें एक काला एबनी बॉक्स खास नजर आ रहा था। मैंने उसे खोला। मेरी उंगलियां हल्के से कांप गईं। अंदर वही प्रेयर बीड्स थे जो यी ने कभी जियाओ को दिए थे। हर सैंडलवुड बीड हल्की चमक दे रहा था, जैसे लंबे समय तक किसी ने उन्हें छुआ हो। साथ में एक कार्ड था, सिर्फ 7 शब्द, इस बार तुम्हारी शांति के लिए प्रार्थना मेरी है। लिनक्स ने बॉक्स छीन लिया और असिस्टेंट को दे दिया। इसे मंदिर में डोनेट कर दो। मैं हंस पड़ा। बीड्स को कैजुअली वेडिंग बुके पर टांग दिया। एक वार्निंग भी है और एक अच्छी कहानी भी। कड़ी सुरक्षा वाले साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में टीवी पर हमारी शादी की खबर चल रही थी। जियू की पतली उंगलियां स्क्रीन को नोच रही थीं। नाखून टूटकर खून बह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं था। मैं उसका हस्बैंड हूँ। वह चिल्लाया, ग्लास कप तोड़ दिया। देखो, मैं उससे ज्यादा जवान और हैंडसम हूँ, है ना?
गार्ड ठंडे भाव से देखता रहा जब तक वह थककर खून के बीच गिर नहीं गया। फिर उसे मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटकर बेड पर फेंक दिया। नंबर 0487 फिर से पागलपन कर रहा है। नर्स अपनी किताब में नोट करती है, आज सेल्फ हार्म के 7 इंसिडेंट्स। जैसे ही ये शब्द बोले जाते हैं, जियो फिर चीख उठता है और एक मिरर गिरा देता है। ये क्या है? किसने भेजा ये? उसका चेहरा भयानक स्कार्स से भरा था। दाहिनी आंख पूरी तरह बंद भी नहीं हो पा रही थी। गार्ड उसे ठंडी नजर से देखता है। अनोनिमस डोनेशन, नियमों के अनुसार तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। जियाजू पागलों की तरह अपना चेहरा नोचने लगता है जब तक खून बहने नहीं लगता। वह इस मिरर को पहचानता है। फ्रेम पर एक छोटी सी लाइन खुदी हुई है, अब देखो तुम किस जैसे लगते हो। जियाओ मिरर को दीवार पर दे मारता है। टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं। खिड़की के बाहर लोहे की सलाखों के पार एक कौवा उड़ता हुआ गुजरता है। उसकी तीखी आवाज जैसे बेरहमी से मजाक उड़ा रही हो। अफ्रीका के रेगिस्तान में बने एक फील्ड हॉस्पिटल में ईवी जमीन पर घुटनों के बल बैठी है। एक बच्चे के जख्म पर पट्टी बांध रही है। तेज धूप उसकी गर्दन की त्वचा को जला रही है। उसका महंगा सूट अब एक पुराने सिकुड़े हुए खुरदरे कपड़े से बदल चुका है। जब वो बच्चा शर्माते हुए उसे एक गंदी कैंडी देता है, उसे धुंधली सी याद आती है। मैं 18 की उम्र में उसकी किताबों में स्ट्रॉबेरी हार्ड कैंडीज छुपा देता था। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। हेडलाइंस चमकती हैं। एलआई आज पब्लिक हो गया। अनुमानित मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन से ज्यादा। लॉक स्क्रीन जलते ही पास खड़ी नर्स हैरान रह जाती है। आमतौर पर शांत रहने वाली ये चाइनीज डॉक्टर, उसके फोन का वॉलपेपर एक टीनेजर का है। फोटो में वो लड़का यूनिफॉर्म में चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़ा है, पीछे मुड़कर मुस्कुरा रहा है। घंटी बजते ही न्यूयॉर्क की एक रूफटॉप पर लिंग फायरवर्क्स जलाती है। ईपो लिस्टिंग के लिए गिफ्ट। वो पीछे से मुझे गले लगाती है, अपनी ठोड़ी मेरे कंधे पर टिकाते हुए। यूई की तरह पूरे अम्यूजमेंट पार्क बुक करने जैसा नहीं है। ये कैसा है? मैं मुड़कर लिंच को किस करता हूँ। उससे तुलना ही नहीं, तुम उससे 10 गुना बेहतर हो। हमारे ऊपर फायरवर्क्स फूट रहे हैं। उनकी रोशनी वॉल स्ट्रीट की कभी खत्म न होने वाली इच्छाओं को चमका रही है। जगमगाती रोशनी और उसके बीच एक कहानी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी।